अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द मॉर्निंग शो में आपको कहते हैं खुशामदीद और मैं हूँ इकरा हारिस। दिन का आगाज़ एक अच्छी बात और एक अच्छे थॉट के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और आज की अच्छी बात यह है कि अपने इखलाक को बेहतर बनाने के लिए पहले किरदार की मजबूती होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब सवाल ये है कि इखलाक को बेहतर कैसे बनाया जाए। आजकल की जो हैपहैज़र्ड दौर है, जो मसरूफियत का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो बेहतर है कि अपने ख्यालात को थोड़ा सा पॉजिटिव रंग दिया जाए। जो माएँ हैं वो अपने स्कूल जाते हुए बच्चों को भी अच्छी बातें ज़रा सिखा कर भेजें, अच्छे थॉट के साथ उनका भी आगाज़ कीजिए, ना कि प्रेशराइज़ कीजिए पढ़ाई के ऊपर और उन्हें रैट रेस में डाल दीजिए। बिकॉज अगर थोड़ी सी पॉजिटिविटी हम बच्चों को भी देना शुरू हो जाएंगे तो उनका दिन तो अच्छा गुजरेगा भी, लेकिन उनको ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिविटी जो है, ऑप्टिमिस्टिक रहना जो है, वो कितना ज़रूरी है और करेक्टर बिल्डिंग के अंदर आके बड़ा हेल्प करता है, थोड़ा सा आपके इमोशंस को भी मार्जिनाइज करता है। तो इसी अच्छी बात के साथ कि पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिस्टिक रहने की तलकीन के साथ अपने दिन का आगाज़ कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, तो दिन जो है वो हमारा बेहतरीन हो सकता है। इसके साथ ही सबसे अहम चीज़ और हमारे शो की रिवायत कि एक ऐसी जगह का आपको बताना जो कि शायद आपने पहले तो देखी हो या आपकी नज़रों से ना गुजरी हो, आपके घर के आसपास मौजूद हो, आपके शहर में मौजूद हो, लेकिन आप ना गए हो। चलते हैं फैमिली वेकेशन की जानिब। तो जनाब, जो जगह हमने आज आपके लिए चुनी है वो बागों के शहर लाहौर का छांगा मांगा है। आइए पहले इसको देखते हैं। छांगा मांगा के जो जंगलात हैं वो तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं और लाहौर के दिल के अंदर ये वाक़ हैं और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। मुझे याद है कि जब स्कूल के फील्ड ट्रिप्स होते थे तो हमारा भी एक फील्ड ट्रिप यहाँ पर गया था। यहाँ पर अब हट्स मौजूद हैं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ देखने के लिए बहुत मौजूद है। मेरा ख्याल है लाहौर शहर के जो बासी हैं स्पेसिफिकली उन्हें तो ये जगह मिस नहीं करनी चाहिए। आपका वीकेंड आ रहा है, आप प्लान करें, पिकनिक प्लान करें, और जब इतना अच्छा मौसम है, जब सनी डेज आ रहे हैं, तो इससे बेहतरीन जगह एक पिकनिक के लिए तो हो ही नहीं सकती। और वैसे भी हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो यहाँ पर अपने ट्रिप्स लेके जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर ऐसा कुदरती हुस्न जो आपको शायद लाहौर से बाहर जाकर देखना मिले वो छांगा मांगा के अंदर मौजूद है। तो ज़रूर जाइएगा छांगा मांगा। और हम यहाँ लेने जा रहे हैं एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब वक्त हुआ चाहता है आज के मेहमानों से आपको मिलवाने का, तो चलते हैं अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए हमारी इकॉनमी जो है, मईशत जो है, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। एक जानिब ताजर तबका और दूसरी जानिब हुकूमती अराकीन जो हैं वो मिलजुल कर इस इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए कोशा रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि आज कुछ ऐसी शख्सियात को मदऊ करें और थोड़ा सा हम इस पर बात करें कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, अब गवर्नमेंट जब तब्दील हो चुकी है और हमारे पास ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद है जो
ख़वातीन को भी अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करते हैं, ताजर तबकों की भी मुआवनत करते हैं। तो हमने सोचा हमारी दो शख्सियात का ताल्लुक भी कुछ इसी तरह होना चाहिए। पहले हमारे साथ आज मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर के वाइस प्रेसिडेंट हारिस अतीक साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप जो है अनारकली के बानो बाज़ार में बॉर्डर जोन के मेसर्स हैं। एक कामयाब ताजर की हैसियत से नुमाइंदे के तौर पर आप काम कर रहे हैं, ताजरों की मुआवनत करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को मज़ीद बढ़ाया जाए। तो ये तो हो गई जी ताजर तबके की नुमाइंदगी और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और स्पेशली मैं ये कहूँगी कि अगर ख़वातीन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है उस्मा कारदार, पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाती रहती हैं, मुख्तलिफ बिल्स देती रहती हैं, लेजिस्लेशन में हाथ बटाती रहती हैं, स्टैंडिंग कमेटी को चेयर भी कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम इनको बुलाने का मकसद आज ये है कि मैं इनसे ये पूछ सकूँ कि आखिर हमारी जो हुकूमत है वो अब की हुकूमत जो है ख़वातीन के लिए किन किन मराहिल में काम कर रही है, और बतौर ख़ातून जो वो ख़ुद इतनी सक्सेसफुल सियासतदान है तो किस तरह कोशिश कर रही हैं कि ये राह हमवार बाकी ख़वातीन के लिए भी हो सके। बहुत शुक्रिया उस्मा आपका यहाँ पर टाइम देने के लिए। हारिस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस इकरा। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम सारी तोपों का रुख खातून सियासतदान की तरफ मोड़ दें, मैं चाहूँगी पहले हारिस साहब आप हमें बताएं कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना और जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो किस तरह ताजरों के लिए इस सिनेरियो में काम करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आप लोगों का कि यू हैव इनवाइटेड मी एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या कोई भी ट्रेड बॉडी जो पूरे पाकिस्तान में वी हैव मोर देन 58 चैम्बर्स, लाहौर चैम्बर को ये डिस्टिंक्शन हासिल है कि लाहौर चैम्बर इज़ द मोस्ट लार्जेस्ट इन नंबर्स ऑफ डेटाबेस रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर। लाहौर चैम्बर प्रीमियर चैम्बर है पूरे पाकिस्तान का, और किसी भी चैम्बर का काम यही होता है कि मैशियत में अपना किरदार अदा करे, गवर्नमेंट को हम लोग एज ब्रिज बिटवीन ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट काम करें और जो भी उनकी प्रपोजल्स हैं वो वहाँ तक पहुँचाएँ। तो लाहौर चैम्बर अपना ये काम बड़ी बखूबी ऐसा तरीके से पिछले कई दहाइयों से निभाता आ रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि लाहौर चैम्बर इज़ सेलिब्रेटिंग इस 100th ईयर दिस ईयर। तो माशाल्लाह 100 साल पुराना चैम्बर है। पाकिस्तान में ऐसा भी कोई चैम्बर नहीं। और जो सवाल रहा आपका कि हम लोग क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लाहौर चैम्बर स्टार्टअप्स को भी प्रमोट कर रहा है और लाहौर चैम्बर जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है उनको भी इनकरेज कर रहा है कि मज़ीद अपने कारोबार को वसी करें, और उसके लिए जो डिफरेंट मौक़े हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हम वो भी करा रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर चैम्बर पहला वाहिद चैम्बर है जिसका अपना इंक्यूबेशन सेंटर भी है। इट्स लाहौर चैम्बर स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। तो लाहौर चैम्बर के अंदर ये बिल्कुल इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान जो किरदार अदा करना चाहिए तो लाहौर चैम्बर उससे बखूबी वाकिफ़ है, और लाहौर चैम्बर उसको बड़े आसान तरीके से हल भी कर रहा है और करवा भी रहा है। इसी सिलसिले में वी आर ऑल्सो हैविंग बिजनेस प्लान डेज भी कर रहे हैं, इंक्यूबेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि लाहौर चैम्बर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सके जो गवर्नमेंट को करने चाहिए थे। हम ऐसे अवेयरनेस सेमिनार सेशंस कर चुके हैं जो गवर्नमेंट को करने चाहिए। तो खैर लाहौर चैम्बर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिससे हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, जो अभी अर्ली स्टार्टअप्स हैं या जो एस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं, उनको जो डिफरेंट रिजीम्स चेंज हो रही हैं, डिफरेंट टैक्स सिस्टम्स आ रहे हैं, उसके ऊपर भी हम गाहे बगाहे उनको बुलाते रहते हैं और बताते रहते हैं। ठीक है। अच्छा उस्मा साहबा, हमने बहुत बात कर ली ख़वातीन पर मज़ालिम की, वायलेंस की, उनके लिए काम भी आप कर रही हैं, आवाज़ भी उठा रही हैं, एक सेनेट कमेटी को भी आप जो चेयर है वो करती हैं। आपका इंटरेक्शन जो है वो आज की खातून से भी होता होगा, तो स्पेसिफ़िकली आप उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या ऐसा काम कर रही हैं, या पीटीआई गवर्नमेंट क्या ऐसा बिल लेकर आ रही है जो आपको लगता है बड़ा पॉजिटिवली आप आज की खातून का किरदार शेप अप करेगा। इकरा, एक तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि आप इशू बेस्ड प्रोग्राम कर रही हैं, क्योंकि हम आजकल के दौर में देखते हैं कि ज़्यादा सियासत के इर्द गिर्द घूमती हैं डिस्कशंस, जो हमारे असल इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। मेरी जो स्टैंडिंग कमेटी है वो उस जेंडर मेन स्ट्रीमिंग उसका नाम है। इसमें जो की वर्ड है वो मेन स्ट्रीमिंग का है। आपको पता है कि हमारी जो ख़वातीन जो हैं वो, और ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि और वनरेबल जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें ट्रांसजेंडर्स भी आ जाते हैं, स्पेशल एबिलिटी लोग भी आ जाते हैं,
उनके अपलिफ्ट के लिए हम जितना भी काविश और कोशिश करें वो कम है, क्योंकि आपको पता है 50% हमारी पॉपुलेशन ख़वातीन पे मुश्तमिल है, और अगर इनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगी हमारी जीडीपी में तो पाकिस्तान कभी ग्रो या डेवलप नहीं कर सकता। कायद आज़म ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि अब अपनी ख़वातीन को आप शाना बशाना लेकर नहीं चलेंगे तो आप प्रॉस्पर नहीं कर सकते। तो अब हमने किस तरह से इनको एक ऐसी हमने माहौल देना है, डिसेंट वर्क प्लेसेस देनी है, सेफ स्पेसेस देनी है जहाँ पे वो निकल के तो जीडीपी में अपना हिस्सा डालें। और अगर हम कामयाब हो गए इसमें तो 10 साल में हमारी जीडीपी कब डबल हो सकती है। तो आप खुद ही इससे सोचें कि कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले आ जाती है लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन, मैं जब एमपीए बनी तो मैं बड़ी हैरान हुई जब मैंने जाके लाइब्रेरी में एक्सप्लोर किया कि 100 से ज़्यादा हमारे पास कवानीन हैं ख़वातीन की और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो वो उससे मैच नहीं करती है। इसका मतलब है कि हमने जो कुछ भी अभी तक कोशिश की है उसकी हम जो एक गैप है बिटवीन लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, वो गैप हमको अब कवर करना है। अब ये जो आप बात कर रही हैं इसकी, इन्होंने स्टार्टअप्स की बात की, बहुत अच्छी बात है। आजकल ई लाइन, आपको पता है कॉमर्स का ज़माना है और बहुत सी डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क में अभी तक वो जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो हमने अभी तक अचीव नहीं किया। इस तरह के स्टार्टअप्स जो हैं हम एक सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन तक तो हम पहुंचा सकते हैं जो कि लिटरेट हैं, जो कि कंप्यूटर सेवी भी हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि चूँकि हमने कौम को अनपढ़ रखा है तो हमारी बहुत सारी ऐसी वर्किंग ख़वातीन हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो किसी गिनती शुमार में ही नहीं है। उसमें सर फहरिस्त आपके होम बेस्ड वर्कर्स हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो कि घर से छोटी छोटी बिजनेसेस चलाती हैं, लेकिन इनको चूँकि कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है तो जो कंट्रैक्टर है वो इनका जो प्रॉफिट है वो अपनी जेब में डाल लेता है। अब उसके लिए हम कानून साजी कर रहे हैं होम बेस्ड वर्कर्स के लिए। और फिर उसके अलावा हमारी जो एक एग्रीकल्चर, आपको पता है हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो हमारी बैकबोन जो है वो एग्रीकल्चर है। 40% जो हमारा वर्क फोर्स है रूरल एरियाज़ में वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। ठीक है, लेकिन अगेन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने। अब हमारे पास देख रहे हैं, अब आज की एज में यंगर जनरेशन भी स्टार्टअप्स पे जा रही है, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं उनके पास, एनर्जी भी उतनी वेस्ट करते हैं, उतनी एंथुसियास्टिक से काम भी करते हैं। ये जो अनडॉक्यूमेंटेड है सेक्टर हमारा, जिसका इशारा ये कर भी रही हैं, उसकी मुआवनत के लिए कुछ कर रहा है चैम्बर? देखिए, लाहौर चैम्बर का वही मेंबर बन सकता है जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट होगा। ठीक है। मगर हम क्योंकि लाहौर चैम्बर पूरे लाहौर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उनकी भी बात करते हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में, ऑल्दो वी वांट के डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो है जो इतना कम्बरसम है इसको ईज आउट होना चाहिए। और हम लोग हमेशा से टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन की बात करते हैं, नॉन टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन की बात चैम्बर्स नहीं किया करते। मगर लाहौर की जो ताजिर बरादरी जितनी भी है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तूलो अर्ज़ में, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के नीचे फॉल करते हैं, हम सब की नुमाइंदगी करते हैं। और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होनी चाहिए किसी भी मुल्क के अंदर। उसकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, टैक्स पेयर्स ही उसको बर्डन को बेयर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके जो टैक्स बेस है उसको ब्रॉड हो, बट उसके लिए गवर्नमेंट को भी स्टेप इन करना पड़ेगा। दे विल हैव टू रीविजिट ऑल देयर पॉलिसीज़। अभी भी देखें जितनी भी एनॉमलीज़ हैं, दीज आर फॉर द टैक्स पेयर्स ओनली। जो नॉन डॉक्यूमेंटेड आपने एक डिस्टिंक्शन बना दिया कि तुम इतने पैसे एक्स्ट्रा दो, बेशक नॉन फाइलर रहो, वो डिस्टिंक्शन की वजह से जो टैक्स पेयर है वही सारी एनॉमलीज फेस करता है। तो अभी हम बात करते हैं, अभी वाउचिंग फॉर द टैक्स पेयर्स कम्युनिटी के, उनको रिलीफ देना चाहिए। वी आर ऑल इन फॉर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, वी वांट स्ट्रीमलाइन। हम लोग सारे पैट्रियाटिज्म है, हम सब के अंदर बहुत पैट्रियाटिज्म। मैं समझता हूँ एक बिजनेसमैन को ये कहना बंद कर देना चाहिए कि ये टैक्स चोर है। ये सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट जो इंसेंटिवाइज करे जो टैक्स नेट के अंदर है। किसी किस्म की हमारे लिए अप्रिसिएशन का कोई सिलसिला होना चाहिए। वी और ऑल इन, हम लोग पाकिस्तानी हैं भैया। एट दी एंड वी लिव इन पाकिस्तान, वी वांट टू डाई इन पाकिस्तान। वी वांट, हम अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए जो पाकिस्तान छोड़ के जाएँ, जो आज के पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ऑन बोर्ड ले, डिफरेंट चेंबर्स हैं या डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशन हैं उनको ऑन बोर्ड ले, और पॉलिसीज़ लाते वक्त उनसे ज़रूर कंसल्ट किया करें। बिकॉज वी आर द पीपल जिनके पास सबसे पहले कोई भी अनॉमली आएगी, जिस तरह भी मैंने बजट की आप
सुन रहे हैं अगर जोर चल रहा है तो मिनी बजट के लिए कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो चेंबर्स के साथ या डिफरेंट ट्रेड बॉडीज़ के साथ होना चाहिए। इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम। मैं जब छोटा सा था तब से सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान एक मुश्किल दुराहे से गुजरा है, आज टेक ऑफ करेगा, कल टेक ऑफ करेगा। ये सुनते सुनते आई एम एट दिस स्टेज नाउ कि वी डोंट नो द फ्यूचर बी होल्ड्स। इकरा आपको जान के हैरत होगी, आई बीन टू चाइना विद इन ऑफिशियल डेलीगेशन में, मैं एक चाइना का एक पार्ट रहा। आई आस्क्ड देम व्हाट इज़ देयर सक्सेस। वो कह रहे हैं जी वी आर इम्प्लीमेंटिंग आवर 13th 5-year प्लान, सो दे आर वर्किंग ऑन अ पॉलिसी सिंस 65 years। आप सिंगापुरियन एक मॉडल उठा लें, MPH का मॉडल है, मेरिटोक्रेसी, प्रैग्मेटिज्म, ऑनेस्टी, एक मॉडल है। तो दिस इज़ हाउ नेशंस फ्लरिश। आई एम वेरी होपफुल। इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जिस तरह जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही हैं, और अभी रिसेंट इन्होंने जो SME पॉलिसी लॉन्च की है वो भी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को बढ़ाएगी इंशाल्लाह। इट्स अ गुड पॉलिसी, रिवॉल्विंग पॉलिसी है। वी वांट उसके अंदर कुछ चेंजेस हों, बट हम चाहते हैं कि एक ऑल इंक्लूसिव किस्म की पॉलिसी हो जहाँ पे गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट करे, टैक्स पेयर्स को सपोर्ट करे। जब हम जैसे टैक्स पेयर्स बाहर निकल के ये बोलेंगे ना कि तुम भी टैक्स पेयर बनो क्योंकि इसके अंदर ये फ़ायदे हैं, अभी तो हम ये लोगों को बताते हुए डरते हैं कि यार तुम टैक्स पेयर बन गए तो नोटिस भी तुम्हें सर्व होंगे और बहुत सारे इश्यूज हैं जो कहते हैं नोटिस भी नहीं आएंगे, हम खुद ही पहुंच जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली और वो नए नए जो रूल्स लेके आ रहे हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, उसमें तनकीद तो होती रहती है हुकूमती का कोई भी काम हो, बट हमारा मकसद ये है इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि हम पॉजिटिव चीज़ों को आगे बढ़ाएं। हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती, हुकूमती नुमाइंदों पर नहीं डाली जा सकती। आप जब इन ख़वातीन से मिलती हैं, मैं इसीलिए ख़वातीन पे फोकस करी हूँ कि मर्द कहीं ना कहीं एज ले जाते हैं। स्टूडेंट से आपका इंटरेक्शन है, मैं अक्सर देखती हूँ, आप जाती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ बहुत कुछ करना चाहती हैं, इकॉनमी में अपना पार्ट प्ले करना चाहती हैं। जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर की आपने बात की, उन चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ सोचा है आपने कि किसी ना किसी तरह उन्हें धारे में शामिल किया जाए और उन्हें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मुयसर किया जाए कि थोड़ी सी फंडिंग से या किसी से वो खुद से स्किल्ड हो सके? इकरा देखें, हमारा जो एहसास प्रोग्राम है उसके कोई 40 कंपोनेंट्स हैं और उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रिलेट करते हैं हमारी ख़वातीन के साथ और किस तरह से उनको हमने कौमी धारे में लेके आना है। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, जो छोटी छोटी बिजनेसेस हैं, उनके लिए जो सॉफ्ट लोन्स हैं उसके लिए एक ख़तीर रकम जो है वो हुकूमत ने सेट असाइड की है। लेकिन अभी तक हमारा वो जो सिस्टम है डिसबर्समेंट का कि वो पहुँचे उन ख़वातीन तक, उसमें थोड़ा सा अभी हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है ताकि मैक्सिमम ख़वातीन, वो वही बात है कि वो ऑनलाइन चूँकि अप्लाई करना पड़ता है तो उधर उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो किस तरह से इसको एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच अगर हम लेंगे तो उससे फिर ज़्यादा ख़वातीन को इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है, बहुत हमने जो 25% जो हमने स्कॉलरशिप्स रखे हुए हैं वो भी बच्चियों के लिए हैं, ख़वातीन के लिए हैं। वो गर्ल्स लर्न विमेन अर्न, ये स्लोगन होना चाहिए हमारा। देखें, आप स्किल्स देंगे, उनको पढ़ा लिखा करेंगे तो वो आगे से फिर वो यूज़फुल सिटीजन्स भी बनेंगी और वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा भी बनेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान की हुकूमत जो है, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है लेकिन हम कुछ शो केस भी सही तरह से नहीं कर पाते हैं। आप देखें कि हमारी जो विमेन डेवलपमेंट डिवीज़न है, ये एक पूरी मिनिस्ट्री है जो 2012 में बनी, इससे पहले हमारी नहीं थी। फिर हमने जो ओम्बुड्सपर्सन का दफ्तर बनाया, वो उससे बहुत रिलीफ मिला ख़वातीन को। अब तो ये है कि जो उनके इनहेरिटेंस के जो इश्यूज़ हैं सारे, वो भी उनको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, वो सीधे सिर्फ मुतसिब के पास जाएंगी और विद इन 2 months उनको उनका जो प्रॉपर्टी का जो राइट है वो मिल जाएगा। कह रही है कुछ ऐसा मसला है कि कुछ चीज़ें मौजूद भी हैं बट उसकी आगाही जो है वो आवाम तक नहीं है, और कुछ हम अपने डिस्टर्ब पाकिस्तान पे तो नहीं होगा लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पे ऐसा होता है कि हम कहीं और इश्यूज़ पे ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू हो जाते हैं और ये चीज़ें सामने नहीं आती। अच्छा हाई साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह उस्मा भी बात कर रही हैं, स्पेसिफिकली ख़वातीन ताजरों की अगर हम बात करें, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एग्जिस्ट करती है। मुझे याद है, मैं अपने ज़माने में स्टूडेंट थी तो मैं जाती रहती थी, अब का मुझे नहीं पता। उनके लिए क्या फैसिलिटेशन मौजूद है लाहौर चैम्बर में? देखिए, लाहौर चैम्बर के अंदर एक स्पेशलाइज्ड वुमेन रिसोर्स सेंटर भी है और वी प्राउडली से दैट वी हैव मोर देन 1000 वुमेन मेंबर्स ऑफ लाहौर चैम्बर। और मैं समझता हूँ कि हमारी इकॉनमी का, जिस तरह इसमें जिक्र भी कर रही थी, एंटरप्रेन्योर्स हैं जी, देयर सिंगल एंटिटीज़, उनके पीछे बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, एंड वी हैव वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन लाहौर चैम्बर। लाहौर चैम्बर इज़ ऑलवेज वाउच्ड
in my personal capacity, I've always vouched for gender equality, women empowerment, because this is the way forward. अगर हम अपनी 50% से ज़्यादा की workforce को ही unemployed रखेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते. So you need to develop mushroom industries बनाने की ज़रूरत है, ख़वातीन को encourage करने की ज़रूरत है. I love the slogan जो भी उस्मा ने रेस किया. It's a very good slogan कि girls are going to learn and women are going to earn. This is a very good slogan and this is how it should be. अगर आप early age में उनकी vocational training programs ऐसे कर दें, and बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कि हमारे अभी rules हमें allow नहीं करते कि women workers जो हैं, जो female workers हैं, they cannot work overnight in a factory. So कुछ workers हमें अपने rules को भी relax करने की ज़रूरत है, colonization कराने की ज़रूरत है factories के अंदर. लाहौर चैम्बर बहुत ज़्यादा recommendations दे रहा है हुकूमत को and very hopeful. गवर्नमेंट सुनती है but somehow there's something lacking. अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि मार्केटिंग की ज़रूरत होती है. गवर्नमेंट बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेके आई है. आई हैव बीन privy to all of these initiatives, मगर उसकी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं की जा सकती, ना की जा रही है सॉरी. और साथ के साथ जो इन्वेस्टमेंट ऑफ जो उसकी एक चेन है पूरी, इन्वेस्टमेंट ऑफ द लोन्स और ये डिफरेंट प्रोग्राम्स, इट्स नॉट रियली लोन. आपने सेट असाइड तो कर लिए लोन, आपने सेट असाइड कर लिए फिगर्स, मगर बैंक्स अगर वो लोगों को देने के लिए भी तैयार ही नहीं होंगे तो वो फ़ायदा नहीं है उसका. और जिस तरह अभी जो SME पॉलिसी की मैं बात कर रहा था, उसके अंदर ख़वातीन के लिए देयर इज़ अ स्पेसिफिक कोटा और नॉन कोलेट्रल लोन है. इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और मैं लाहौर चैम्बर में उसको बड़ा उसको एडवर्टाइज़ भी कर रहा हूँ और लोगों को बता भी रहा हूँ. तो लाहौर चैम्बर तो हमेशा से कोशिश करता रहा जी, ख़वातीन की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम. हम कल एक ई-कॉमर्स सेशन करने जा रहे हैं बहुत बड़ा. लीडिंग ई-कॉमर्स गुरुज एंड जाइंट्स आर गोइंग टू बी देयर. सो हम लोग ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं और वी स्पेसिफिकली मेक श्योर कि हमारी ख़वातीन उसका ज़रूर पार्ट बने, ज़रूर हिस्सा बने. अच्छा उसमें डिस्कवर पाकिस्तान एक मैं बात बताऊं, चेंबर बहुत अच्छा हमारा काम कर रहा है. लेकिन जब आप इनके वहाँ पे विजिट एक दफ़ा मैंने किया तो इनकी सारी तस्वीरें लगी हुई थी, जितने भी इनके बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं और जिन्होंने अपना नाम पैदा किया. आई डिडंट फाइंड द पिक्चर ऑफ अ सिंगल वुमन. ये भाई I was there when Uzma visited, but You were there at that time? I was तो there. मैं सही बात कर रही हूँ You ना? were part of a project. वो एक पहले NDU के साथ you came in जी, शायद से. बिल्कुल. तो नहीं, there is we have had a female vice president. हमारे बोर्ड के अंदर there are always 2 women, which is we are confined by law कि हमारे साथ 2 ख़वातीन बोर्ड के अंदर होती हैं. So we had an elected that is gender woman. mainstreaming. We have to go towards mainstreaming. is सियासत how में it भी is. देखें तस्वीरें ज़रूर लगाए उनकी, ताकि उस्मा की तरह मैं भी अगर विजिट करूँ मुझे भी ज़रा अच्छा लगे. उनकी देखिए, नज़र बात से ओझल सुने. हो गई, but we do have a picture. अगर आप की डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में ख़वातीन को नहीं लाएंगे तो फिर who is going to be bothered about issues facing women? लेकिन मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि पढ़े लिखे ताजर जो है वो अब अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उतनी ही एनलाइटमेंट से वुमेन के इश्यूज से वो भी सॉल्व होंगे. अब डिस्कवर पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म तो आपको पता ही है, हम पाकिस्तान की खूबसूरती भी दिखाते हैं, टूरिज्म भी बहुत प्रमोट करते हैं, बिकॉज टूरिज्म इटसेल्फ इज़ एन इंडस्ट्री. उसमें बहुत काम किया PTI ने टूरिज्म पे, हमें इसके ऊपर कोई वो ओपिनियन नहीं रखना चाहिए. खान साहब बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट आज भी करते हैं. टूरिज्म इंडस्ट्री की जब हम बात की जाए, पहले तो मुझे बताएं आपको कितना सैर व तफरी का शौक है, कौन कौन सी जगह पसंद है जहाँ आप जाती हैं पाकिस्तान में? मेरी तो जी लाइफ लाइन है ट्रैवलिंग. मैं तो आई थिंक कि ट्रैवलिंग इज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. और जब आप जाते हैं तो एक तो आप किताब में पढ़ते हैं, फिर एक 1-to-1 फर्स्ट हैंड आपको नॉलेज मिलता है. फिर आप जहाँ जिधर जाते हैं वहाँ लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपको उनको पता चलता है कि हाउ दे लिव, उनकी क्या ट्रेडिशंस हैं, उनके क्या कल्चर है. और बहुत इससे आप एक परसेप्शन आपकी जो बिल्डअप होती है, एक हार्मनी की फीलिंग आती है विद इन द कंट्री. अगर आप जाते हैं जो इतना प्रेशर लेके जाते हैं वो प्रेशर भी पहाड़ों में कहीं छोड़ आते हैं वो आप रिलैक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. हाँ. लेकिन मैंने अब उज़मा से पूछते हैं कि वो कितनी मुतमईन है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जो स्टेप्स है और क्या चाहिए, और हाई साहब भी हमें बताएंगे कि स्पेसिफिकली टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्या क्या इकदाम अब मज़ीद उठाने चाहिए, और वो हुकूमत से इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक। तो अब टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से और इसके होने वाले इकदाम के हवाले से थोड़ी सी हम बात करें। हाय साहब, क्या समझते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है टूरिज्म इंडस्ट्री को मज़ीद फ्लरिश करने के लिए? बिकॉज ये इट्सेल्फ इज़ अ सेक्टर है, छोटे छोटे ताजर लोकल्स काफ़ी जुड़े हुए हैं। लाहौर की बात की जाए, यहाँ पे बहुत डेस्टिनेशंस हैं, उसको किस तरह कैटर करना चाहिए? सबसे पहले तो आई हैव बीन अ ट्रैवलर ऑल माई लाइफ, आई हैव बीन अ बैकपैकर एंड आई कैन सेफली से दैट आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 80% ऑफ पाकिस्तान। तो एंड आई हैव बीन अराउंड more than 16-18 countries, alhamdulillah. Pakistan is a beautiful destination. Yeah, this goes without saying. This is not because I'm a Pakistani, but not a patriot. इस वजह से नहीं कह रहा. It indeed is a beautiful destination. इस गवर्नमेंट ने, जिस अभी आपने अपनी थोड़ी देर पहले इंट्रो में बोला भी है, has done a lot of, made a lot of initiatives. It's one of its core principles कि हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है. But I still feel there is something lagging. पॉलिसी बनाना मुश्किल नहीं होता, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना इज़ ऑलवेज द हार्ड पार्ट। तो इनको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। डोमेस्टिक टूरिज़्म के अंदर अभी इतना पोटेंशियल है कि हमें इंटरनेशनल टूरिज़्म को तो बाद में देखना चाहिए। अभी एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ मरी वाला। टूरिज़्म बहुत इंक्रीज़ हो गई है पाकिस्तान के अंदर, बट वी नीड टू हैव अवेयरनेस सेशंस। मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा आपके इस पोडियम के ऊपर, इट्स अ बिग डिस्कवर पाकिस्तान इज सीन ऑल ओवर द ग्लोब नाउ, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स और अवेयरनेस सेशन ज़रूर करें रिलेटिंग टू ट्रेवल। तो ये ज़रूर कीजिए, और साथ के साथ हम इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी अभी चीज़ें, वी नीड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्दर्न एरियाज़। हमारा रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है। सी पैक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रोड नेटवर्क बना लिया। नॉर्थ साइड पे, साउथ साइड पे जा सकते हैं। बलूचिस्तान में भी हैव ब्यूटीफुल लोकेशंस। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगाने की ज़रूरत है। अगर अपने टूरिज़म सेक्टर को मज़ीद फ्लरिश करना है तो अच्छे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाने की ज़रूरत है। टूरिज़म सेमिनार, सिम्पोजियम्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कराने की ज़रूरत है। मार्केटिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नीड्स टू बी मार्केटेड। इट इज़ बीइंग डन, बट इट नीड्स टू बी डन ऑन अ मैसिव स्केल। हमारे कमर्शियल काउंसलेट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर हैं, दे आर आवर एम्बेसडर्स देयर, वी हैव एम्बेसडर्स देयर। वहाँ पे हमें सिम्पोजियम्स कराने चाहिए। तो पाकिस्तान शुड बी प्रमोटेड एज अ टूरिस्ट हब। बट इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि जो ये गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर ले तो इसके अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल। अच्छा उस्मा, आप बताइएगा कौन सी जगह आपकी फेवरेट है पाकिस्तान के अंदर, और अभी भी आप क्या समझती हैं कि थोड़ा सा किस चीज़ पे टूरिज्म इंडस्ट्री में मज़ीद फोकस होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जो है उसको अल्लाह ताला ने एक बड़ी डाइवर्स टेरेन से गिफ्ट किया हुआ है। हमारे पास प्लेन्स भी हैं, हमारे पास डेजर्ट्स भी हैं, हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, सब चीज़ें हैं हमारे पास। कराकोरम जो है बड़ी ज़बरदस्त, हमारी कितने मुल्क हैं दुनिया में जो बोस्ट कर सकते हैं, जो K2 हमारे पास है। लोग मरते हैं यहाँ पे आके देखने के लिए। अब ये है कि हम बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जिस तरह मैं आप थाईलैंड हो गई, नेपाल, वो तो उनकी इकोनॉमी चलती ही टूरिज़्म पे है। जाहिर है कि जब बाहर से लोग आते हैं तो फिर वो फॉरेन एक्सचेंज आता है, फिर यहाँ के लोगों के लिए जॉब क्रिएशन होती है, वेल्थ क्रिएशन होती है, वो सारा मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इनमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करने वाला होता है, क्योंकि अब अवेयरनेस हो गई है, एक दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। सबको पता है कि सब चाहते भी हैं कि हम एग्जॉटिक प्लेसेस पे जाएं, नई जगहों पे जाएं, लेकिन उसके जो टूरिज़्म के साथ साथ हमें जो फैसिलिटीज़ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह इन्होंने कहा, उसको भी एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन जी सबसे पहले सेफ्टी आती है। अगर आप सेफ्टी, स्टेबिलिटी, पीस, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं मुल्क में, तो फिर बाहर से लोग आएंगे, फिर आपके भी लोग इधर से उधर जाने की कोशिश बहुत कीन होते हैं लोग। मेरे ख्याल में शाज़ो नादिर ही आपको कोई मिलेगा जो कहेगा कि छुट्टियों में मैंने घर बैठना है, मैंने बाहर नहीं जाना है। लेकिन अब हुकूमत ने ये देखना है कि किस तरह से हम इसको इसकी अवेयरनेस कर सकते हैं, और फिर इसको हम हमारा मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि जो अगला बंदा जाता है उसको वो तमाम चीज़ें जो देखना चाहते हैं वहाँ पे वो उनको मैसर भी हों, उनको वो फैसिलिटीज़ भी मिलें। तो इसमें काम करने की हमें ज़रूरत है, हमें इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हमें इसमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। अब जिस तरह हमारी गलियात हैं बहुत खूबसूरत हैं,
लेकिन आपको पता है कि वहाँ नैरो रोड्स हैं, वहाँ लिमिटेड कैपेसिटी है, वहाँ पे होटल्स की कमी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हमने अब इसमें इन्वेस्टमेंट करके रिसोर्सेज वहाँ पे मोबिलाइज करने हैं ताकि ये मैक्सिमम लोगों के लिए हम इन जगहों को खूब मालूम जब्बा है कितना खूबसूरत है, फेरी मेडोज है, हमारे पास चित्राल है, बहुत खूबसूरत इलाके हैं हमारे पास। जगह। अच्छा हारिस, ये तो चले हो गई नॉर्दर्न साइड की बात, लेकिन इटसेल्फ जो हमारे अपने शहर के कल्चर है वो भी एक टूरिज्म की सोर्स ही है। फॉर एग्जांपल आप लाहौर को ले लें, हमारे पास वो जगह हैं, वो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे लोग देखने आते हैं, हमारे जो खाने हैं वो कल्चर का हिस्सा हैं, तो इनडायरेक्टली ये भी एक टूरिज्म ही है। फूड इंडस्ट्री हो गई, उसके बाद हमारी ये डेस्टिनेशंस हो गई, ये भी एक वो है, हमारे बागात हो गए। इन सब को जब आप देखते हैं स्पेसिफिकली लाहौर में, तो लाहौर चैम्बर के पास कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसे गोल्स हैं आपके जो आप समझते हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए आगे काम करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी राइटली पुट। हमने इस साल जो अपनी सेंटेनियल सेलिब्रेशन, जिस तरह मैंने आपको भी पहले बताया कि लाहौर चैम्बर को 100 साल हो गए हैं, उसके अंदर इट इज़ लाहौर की हम फेस्टिविटीज़ को इन्हांस करना चाहते हैं। हम लाहौर के जो इंटीरियर लाहौर है, जो हमारे 12 दरवाजे हैं, जो हमारी सकाफ़त है, लाहौर, हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट्री जो लाहौर चैम्बर के अंदर एम्बेसडर्स को दिखाते हैं, वी टर्म लाहौर एज अ कल्चरल हब। इट्स नॉट अ बिजनेस हब ओनली, इट्स अ कल्चरल हब एज वेल। और टूरिज्म का पोटेंशियल, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा है। वी हैव ब्यूटीफुल पार्क्स, वी हैव ब्यूटीफुल एरियाज़ टू गो। अब हमारे पास एक लाहौर की ट्रांसफॉर्मेशन है पिछले 100 सालों के अंदर भी, जब से ये चैम्बर बना है और जब से पाकिस्तान हमारा वजूद में आया है, तो लाहौर एक अल्ट्रा मॉडर्नाइज एज की तरफ आ रहा है। तो वी हैव टू प्रमोट दिस एज दैट वे। और इसी तर्ज में लाहौर चैम्बर क्या कर रहा है, लाहौर चैम्बर अपने जो 100 साल तकरीबात करने जा रहा है, उसके अंदर इसको फोकल जो पॉइंट रखेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी लाहौर फेस्टिविटीज़। क्योंकि लाहौर चैम्बर है तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट हम लाहौर की कल्चर को उजागर करने जा रहे हैं, लाहौर को प्रमोट करने जा रहे हैं, लाहौर एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट करने जा रहे हैं। सो वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स इज दिस, एंड वी नो द डिस्कवर पाकिस्तान इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव टू लाहौर चैम्बर। इंशाल्लाह इट विल कंटिन्यू इट्स सपोर्ट टुवर्ड्स लाहौर चैम्बर। तो हम लोग लाहौर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने जा रहे हैं थ्रू डिफरेंट इवेंट्स। कल्चरल इवनिंग्स हो रही हैं, पोलो मैचेस करा रहे हैं, वी आर इन्वाइटिंग एम्बेसडर्स, वी विल इन्वाइटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इंशाल्लाह एज वेल। तो हम एक सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान थ्रू लाहौर, वो इंशाल्लाह उसको प्रमोट करने चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, अगर लाहौर के शहरियों को बैठे बैठाए ऐसे इवेंट्स भी मिलना शुरू हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। उस्मा, हर एक के कुछ गोल्स होते हैं। एज अ पॉलिटिशियन, व्हाट्स योर गोल कि ये आपने अचीव ज़रूर करके जाना है अपने टेन्योर में अवाम की फलाह के लिए? कुछ ऐसा ख्वाब हो जो आप चाहती हैं, कोई ऐसा बिल हो जो आप चाहती हैं कि आपका टेन्योर पूरा होने से पहले होना चाहिए? जी, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट बिल जिसे कहते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। आपको पता है कि ये बिल जो है ये सिंध में तो पास हो चुका है, सेनेट ने भी पास किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिल है। इससे हमारी जो बच्चियां हैं उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी रीत रिवायत है कि हम कम उम्री की शादी कर देते हैं, बच्चियों को हम बोझ समझते हैं। इस तरह हमारे जो सेकेंडरी लेवल पे हर दूसरी बच्ची स्कूल के बाहर बैठी हुई है। वो बच्चे समझते हैं कि एक तो सिक्योरिटी नहीं है, ऊपर से वो बच्ची बोझ है, पॉवर्टी एक और फैक्टर होता है, तो उठा के उसकी शादी कर दो, बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और ये जो बिल है हमारा अभी जो पंजाब में, ये मेरी बहुत एक ख्वाहिश है कि ये मैंने एज अ प्राइवेट मेंबर भी दिया हुआ है और अब गवर्नमेंट ने भी इसको ऑन किया है। मैंने लॉबिंग की इसके लिए, तकरीबन 158 हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके सिग्नेचर्स, इंडोर्समेंट सिग्नेचर्स लिए, और फिर मैं वो लॉ मिनिस्टर के पास लेके गई तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा जी इसमें अपोजिशन के भी हैं। मैंने कहा जी वो भी शामिल हैं। तो फिर दैट इज़ व्हेन द गवर्नमेंट ओन्ड दिस बिल। अब इसको हमारा कुछ एक हमारी रिलीजियस क्वार्टर से रेजिस्टेंस आती है इसमें, लेकिन ये एक हेल्थ इशू है। तो जब तक आप उनको मैच्योरिटी नहीं आएगी, जब 18 साल में कट ऑफ लाइन इसलिए रखी है क्योंकि उस वक्त आईडी कार्ड होता है, तो कम से कम आइडेंटिफिकेशन होती है। तो ये जो एक बिल है, और दूसरा जो होम बेस्ड वर्कर्स का जो बिल है वो भी हमारा कैबिनेट से अप्रूव होकर हाउस होम में टेबल हो गया, लेकिन अभी पास नहीं हुआ। उससे तकरीबन 12 मिलियन हमारी होम बेस्ड वर्कर्स हैं जिनको जो कौमी धारे में आएंगी, जिनकी देखें जब एक ख़ातून के हाथ में वो एक बिज़नेस वो चलाती है तो वो जो उसके हाथ में पैसा आता है उसको मेन डिसीजन मेकिंग रोल में ले जाता है। वो अपने बच्चों पे खर्चती है, अपनी फैमिली पे खर्चती है, उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे। तो सारी आपकी
फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है। तो ये दो आई एम वेरी पैशनेट। और तीसरे एक हमारे ट्रांसजेंडर्स और जो स्पेशल एबिलिटी लोग हैं वो भी बहुत निगलेक्टेड हमारे हैं, उनकी ज़िंदगी वो उनको तमाम फंडामेंटल राइट्स बड़े अच्छे आपके गोल्स हैं और सुनने में ही लगता है कि अगर ये दोनों चीज़ें हो जाएं, बल्कि तीनों चीज़ें हो जाएं, तो बड़ी बेहतरी माशरे में इस्लाहात आ सकती हैं। हाय साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे कुदरती हुस्न तभी बहाल रहता है जब ग्रीनरी होती है। अब आजकल जो कॉन्सेप्ट है ग्रीन होम्स का, ग्रीन ऑफिसेस का, सोलर के ऊपर चीज़ें चली गई हैं, माहौल दोस्त कारोबार का, और जो कारोबार ऑलरेडी हैं उनको भी माहौल से मुताबिकत रखनी चाहिए। स्मोक का इशू है, इसके लिए भी आपको पता है गवर्नमेंट बड़े काम कर रही है क्योंकि स्मोक को कंट्रोल होना चाहिए। उस हवाले से जो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, उसके लिए क्या काम कर रहा है लाहौर चैम्बर? हमेशा से जी CSR में कभी पीछे नहीं रहता। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत बखूबी वाकिफ़ है। वी हैव सर्टिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ एज वेल। इन दिस रिगार्ड लाहौर चैम्बर हमेशा से अपने मेंबर्स को आगाह करता रहता है कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट वांटिंग। आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, सोलर पैनल्स की बात की, तो वी आर ऑलवेज देयर प्रमोटिंग सोलर एनर्जी, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम प्रमोशन की बात करते हैं। फिर उसके बाद लाहौर चैम्बर, आपको जान के खुशी होगी, पिछले 3 साल से PHA के इश्तराक से ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान जो हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसके अंदर फ्रंट लीडर के तौर पर हमेशा से पार्टिसिपेट करता रहा। और इंशाल्लाह इस साल आप फरवरी मार्च में जो स्प्रिंग सीज़न आएगा उसके अंदर फिर लाहौर चैम्बर एक क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद लाहौर चैम्बर हमेशा से सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, उसके साथ मिलकर अवेयरनेस सेशंस करता रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे काम है जो लाहौर चैम्बर कर रहा है। और ये जो आपने रिन्यूएबल, क्योंकि एनर्जी है तो सारी बिजनेस चलते रहते हैं, एंड वी आर वेरी पैशनेट अबाउट प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर इंडस्ट्रीज़। उसके लिए जो हम लोगों को ब्रीफ भी कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और जो लाहौर चैम्बर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो डिफरेंट मीडियम्स है, लाहौर चैम्बर का अपना एक सोशल मीडिया सेल है, उसके ऊपर रेडियो चैनल है, वी हैव आवर डेजिग्नेटेड वेबसाइट, उसके ऊपर भी हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते भी रहते हैं और अवेयरनेस सेशंस भी करा रहे हैं। क्योंकि लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर आपने पता है पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा इशूज़ थे, तो लाहौर चैम्बर ने उसके अंदर लीड ली और उसके अंदर बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसे मैं समझता हूँ कि एक तो नेशनली उसका बड़ा इफेक्ट आ गया, बट क्योंकि हमारे बिजनेसमैन बड़े एंटरप्राइजिंग हैं, और मैं यही कहता हूँ ना कि ये बड़े एंटरप्राइजिंग लोग हैं हमारे बिजनेसमैन। अगर हम लोग बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट हैंड इन हैंड काम करेगी, आपके आधे मसाइल हल हो जाएंगे। तो हम लोग तो इसमें बड़े पर्टिकुलरली फोकस्ड हैं। इसी माहौल में हमने भी सांस लेना है, हमारे बच्चों ने भी लेना है। तो हम तो चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल बनाएं, और जो लाहौर के अंदर स्मोक के इश्यूज़ हैं इनको ख़त्म करने के लिए वी आर आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीलोकेट आवर स्टील इंडस्ट्री। और आप यकीन माने कि जो हमारी स्टील और मेल्टिंग इंडस्ट्री है वो चाहती है कि वो रीलोकेट कर दे। ये गवर्नमेंट को स्टेप इन करने की ज़रूरत है। हम तो अपने सजेशंस और जितने भी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस है देते जा रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि उनको कैसे कितना सीरियसली लेती है और साथ में रीलोकेशन के ऊपर काम करती है। लाहौर का एक बहुत बड़ा इशू है, लाहौर इज़ नॉट प्लान्ड प्रॉपरली। यहाँ पे बहुत अनप्लान डेवलपमेंट ही बेहंगम तरीके से फैल रहा है। हमारा एक्यूफेयर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को, जिसकी वजह से जो एक्यूफेयर का जो हमारा प्रॉब्लम था वो हल होना शुरू हो गया है। लाहौर का एक्यूफेयर रिस्टोर होना शुरू हो गया है, ग्रीनरी बेहतर होती जा रही है। जो इनका मिवाकी फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट है, PHA ने बहुत अच्छा काम किया, और PHA ने हमारे साथ पार्टनरशिप के अंदर ये काम किया। और आई लाइक टू अप्रिशिएट जो ये बिल्स की बात कर रही थी, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। लाहौर चैम्बर भी हमेशा सपोर्ट करेगा ऐसे हर इनिशिएटिव को। आई नो द सोशल मिनिस्टर उसमें ट्रांसजेंडर की भी बात कर रही थी, उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं? लाहौर चैम्बर स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई काम नहीं कर रहा, बट इफ उज़मा कम्स अप विद एन आइडिया वी आर मोर देन ओपन। नाउ वी वांट टू डू आवर रिस्पांसिबिलिटी एंड वी नो आवर रिस्पांसिबिलिटी, एजुकेशन साइड पे हो, सोशल साइड पे हो। उसमें बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स काम करना चाहते हैं, बल्कि वर्ल्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट सिखाते भी हैं गवर्नमेंट के ट्रांसजेंडर्स को, स्किल्स भी अब तो दे रहे हैं। मैंने देखा है दे रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं इंटीग्रेट करती कि दोनों चीज़ों को लाहौर चैम्बर अगर फैसिलिटेट करे, उन्हें धारे में शामिल, उन्हें रिकॉर्डेड में लेकर आए और वो काम कर सके? ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की है। आपको पता है मैं पीछे IG प्रिजन से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू विद द विमेन जो कि इस वक्त जेलों में हैं। तो मैंने कहा मैं टेफ्टा से कोर्सेज कर उनके लिए अरेंज करवा दूँ, स्किल्स उनकी थोड़ी सी डेवलप। वो कहते हैं नहीं, वो कोर्सेज तो करती हैं, लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम है कि वो डिमांड बेस्ड नहीं होते। आप हमें इंडस्ट्री से लिंकअप करा दें, ये नहीं कि आप चेंबर जो है वो हमारे साथ लिंकेजेस अगर हमारे साथ हों तो वो जो भी मेहनत करेंगी ख़वातीन, जो भी वो बनाएंगी उसकी आगे डिमांड होगी।
तो वो उनकी फिर ज़ाहिर है उसकी मार्केटिंग भी आसान हो जाएगी। तो ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक तरीका है जिससे हम दोनों को आपस में जोड़ के तो फिर उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल में मैं इनसे भी कहूँगी कि ये हमारे साथ कोऑपरेट भी करें। और मैं फिर जो मैंने एक गोल 5 का मल्टी सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसमें हमारे तकरीबन 24 डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी यूएन एजेंसीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है, चेंबर है, सैम दादा हमारे साथ हैं उसमें। तो मैंने उनसे अब रिक्वेस्ट की है कि हमें प्लीज़ ये इंडस्ट्री के साथ जोड़ें ताकि हमारी ख़वातीन को जो इनकम है वो उसमें वो बेहतर तरीके से विजनरी रिप्रेजेंटेटिव है, आई गेस इस पे हम काम मजीद कर सकते हैं। एंड आई एम ऑलरेडी इन वेरी इन गुड कांटेक्ट विद सैयद यावर अब्बास बुखारी, इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। जब से वो सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर बने, आई थिंक ही इज डूइंग बड़े अच्छे सोशल। ट्रांसजेंडर्स के लिए पहली दफ़ा हमारी हुकूमत ने एडीपी में फ़ंड एलोकेशन की थी। अब उनके लेकिन उनका देखें डाटा भी हमने सही करना है। लास्ट जो डाटा आया था उसमें था कि जी 21,000 हैं पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ पंजाब में मैं आपको बता सकती हूँ 5 लाख है। तो जब तक आपका डाटा नहीं होगा सही तो आप क्या उनकी लिए पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन अब हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक पूरा उनके लिए एक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें उनको उनकी एजुकेशन के लिए और उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए उनको भी तो एक डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ और अर्निंग चाहिए। मुल्तान में उनके लिए पहला हमारी गवर्नमेंट ने स्कूल खोला है क्योंकि आप देखें वो इतने स्टिग्मेटाइज्ड हैं, हम लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते एज अ सोसाइटी, उनको ट्रांसपोर्ट के इश्यूज होते हैं। जी, आई एम वेरी होपफुल कि अब ये आप दोनों में इस हवाले से बात हो गई है तो इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और मेरा ख्याल है इस तरह की पॉजिटिव डिस्कशन हो, पॉजिटिव चीज़ें हों तो पता चलता है कि दोनों सेक्टर्स जो हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है, वो किस तरह काम कर रहा है। और इसी तरह मज़ीद अच्छी सजेशंस सामने आती रहती हैं जब भाई साहब जैसे पढ़े लिखे विजनरी रिप्रेजेंटेटिव लाहौर चैम्बर के हों, उस्मा जैसी खातून जो हैं वो कोशा है काम करने के लिए, कुछ पॉजिटिव चेंज ब्रिंग करने के लिए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतरी तो ज़रूर आएगी और हमें एक्सपेक्ट भी करना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपने भी करना है और हमारे गेस्ट ने भी करना है। ट्रेंडिंग टुडे की जानिब चलते हैं। इस सेगमेंट का मकसद ये है कि हम नेगेटिव इम्पैक्ट को बिल्कुल ट्रेंड ना करें। ये जो नेगेटिव ट्रोलिंग होती है, नेगेटिव ट्रेंड्स भरमार होती है ट्विटर पे हम देखते हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, कोई सोसाइटी को उसका फ़ायदा नहीं होता, आपको फ़ायदा नहीं होता, मुझे फ़ायदा नहीं होता, वो सब ना करें और किसी अच्छी चीज़ को ट्रेंड करें। तो हमारी जो आज की वेकेशन स्पॉट थी वो थी लाहौर का जी छांगा मांगा, जिसे अगर लाहौर का हुस्न कहा जाए बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसको ट्रेंड कीजिए, इसकी तस्वीरों को ट्रेंड कीजिए, इसकी खसूसियात को ट्रेंड कीजिए, अपनी फैमिली को लेकर जाइए ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में ऐसी कुदरती जगह मौजूद हैं, लाहौर शहर में ऐसी जगह मौजूद हैं जो कि देखने के काबिल हैं। मैं अपने गेस्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे अपने मोबाइल के थ्रू सोशल मीडिया पर ट्रेंड करें और आप भी करें। और इसके साथ ही बहुत शुक्रिया हाय सतीक साहब, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस भी हैं कि आप अच्छा काम करें। इट वाज अ प्लेजर एंड ऑब्वियसली सारी पॉलिटिकल डिस्कशंस के बाद जब हम डिस्कवर पाकिस्तान को देखते हैं तो वी सॉर्ट ऑफ गेट रिफ्रेश्ड, फ्रेश एग्जैक्टली ठंडी हवा का झोंका डिस्कवर पाकिस्तान जो है वो साबित होता है। आपका बहुत शुक्रिया, बिकॉज बड़ी ज़रूरत है आवाम को ये जानने की कि हमारी जो ख़वातीन सियासतदान हैं जो वाकई असम्बली में मौजूद हैं, आपके लिए मौजूद हैं, वो क्या कर रही हैं। सियासी बहस से कतई नज़र जो ये पॉजिटिव काम आपके लिए और हमारी सोसाइटी के लिए कर रही हैं वो काबिल सताइश है। और मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी उज़्मा यहाँ पर आएँ तो इस बात के साथ आएँ कि जो इन्होंने हमें बताया वो वाकई हो गया और जो इन्होंने सोचा वह गोल्स वो अचीव हो गए। बहुत शुक्रिया उज़्मा आपका भी। नाज़रीन, इसके साथ ही आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी बहुत कुछ हमारे साथ है। वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट है अब एस्पायरिंग वुमेन का, इसकी जानिब चलते हैं।
व्यूअर्स, हमारे पास कुछ ऐसी ख़वातीन का असासा मौजूद है, असासा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो कि बहुत काम कर रही हैं, अपनी घरेलू जिम्मेदारियां तो निभा ही रही हैं, लेकिन प्रोफेशनली तरीके से ऐसे सिविल सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं जो अक्सर हमें नहीं पता होता, जिनकी हमें अवेयरनेस नहीं होती। हमारी कोशिश यही है कि उन ख़वातीन को यहाँ बुलाया जाए और बताया जाए कि माशरे की बेहतरी के लिए, ख़वातीन की बेहतरी के लिए वो अपनी अपनी कैपेसिटी में किस तरह रोल प्ले कर रही हैं। तो आज जो मेरे साथ मौजूद है वो है राबिया उस्मान। इनका तारुफ ये है कि हुकूमत पंजाब के महकमा सोशल वेलफेयर के ह्यूमन राइट्स क्राइसिस सेंटर की सरबराह हैं। अपनी घरेलू जिम्मेदारियां भी बहुत एहसन तरीके से सरअंजाम देती हैं। इनके 2 बच्चे हैं, खुद पढ़ भी रही हैं और कोशिश ये कर रही हैं कि इनकी एफर्ट से जो है एक पॉजिटिव चेंज जो है सोसाइटी में आ सके, ख़वातीन की उस तबके की मुआवनत हो सके जिन्हें अपने राइट्स का इल्म नहीं है, और अगर इल्म है तो उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, और अगर रिसोर्सेज नहीं है तो किस तरह उन्हें किस रास्ते पे चलकर अपने कानूनी मामलात को हल कराना है, अपने लीगल राइट्स का पता होना चाहिए। ये सारे काम जो है वो राबिया करती हैं। एक जिन्स की बुनियाद पर जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाती है। अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट की दावत पर वहाँ पर भी जा चुकी हैं। वुमेन लीडर्स प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी के थीम के तहत काम करने का इनका एजाज़ भी रहा है। तो सबसे पहले राबिया ये बताइए, इतने सारे काम और वो भी इतने अच्छे काम आप कैसे कर लेती हैं? I think the inspiration is my mother, but it's a lot of hard work. हर दिन बहुत काम, मतलब इसे कहते हैं ना कि आपने बस घड़ी की सुइयों को देख के काम करना है, whatever is the weather outside, जो भी हो रहा है, तो डिसिप्लिन और काम, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सोशल वर्क करना इट्सेल्फ कोई आसान बात नहीं है, बिकॉज जब आप सोशल वर्क करते हैं आप का अपना तो गोल होता है, लेकिन जिनके लिए कर रहे होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ जुड़ जाती हैं। वो नहीं होता तो कर्ज भी बहुत मिलता है, तकलीफ़ खुद भी बहुत होती है। तो आपने क्या सोचा कि एक तो सेंटर जिसकी गवर्नमेंट का ही सेंटर है जो ये काम कर रहा है, और उसके बाद आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट करती हैं, तो क्या गोल्स हैं आपके इस चीज़ को लेकर? आई थिंक कि जितना हमारा डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का जो लेवल है वो इतना बढ़ चुका है कि अब तो WHO ने भी इसको एक पब्लिक हेल्थ डिजीज़ का स्टेटस दिया है। इट्स लाइक अ डिज़ीज़ के जो आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, फिज़िकल हेल्थ को तो करता ही है, उससे हमारे पोटेंशियल्स कम होते हैं। लाइक वुमेन आर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, इफ़ दे आर अनएबल टू परफॉर्म, उनकी पढ़ी लिखी हैं, उनमें पोटेंशियल है, जो नहीं भी पढ़ी लिखी उनके अंदर हुनर है, दे आर रनिंग अ हाउस होल्ड, ऑब्वियसली दे आर स्किल्ड। तो जब एक नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, टॉक्सिसिटी है या आपके पोटेंशियल को कर्ब किया जाता है, तो ना सिर्फ वो खातून उसका शिकार होती है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स, एवरीवन गेट्स इनटू डिप्रेशन और नेगेटिविटी एंड ऑल। तो जब पब्लिक हेल्थ डिजीज़ का स्टेटस मिल गया, इसका मतलब है कि हम सबको इसकी अवेयरनेस पे और इसको अंडरस्टैंड करने पे काम करना चाहिए। इतना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट है कि पहले तो हम समझते थे कि अगर किसी के ऊपर ज़्यादती हो रही है या आपको जुल्म होता नज़र आ रहा है तो हमारी ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको रोकें। अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि इट्स नॉट ओनली अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ ऑल्सो अ नेशनल ड्यूटी, क्योंकि जब तक हम वेमेन को इनेबल नहीं करेंगे टू कम इनटू द वर्क फोर्स, या हम एक रिलैक्स्ड घर का माहौल नहीं देंगे और बच्चे उस अच्छे पॉजिटिव घर के माहौल में परवरिश नहीं पाएंगे, वी कैन नॉट ग्रो एज अ कंट्री, वी कैन नॉट ग्रो एज अ नेशन। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सफ़र हो रही है, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है। सो ये एक गोल्स हैं कि कुछ अपने तरफ से जितनी कोशिश कर लें कि अवेयरनेस इस पे हो जाए, जितना भी कम्युनिटी वेलफेयर का काम आपके हाथों से हो सकता है उतना कर जाएं, तो अपनी कोशिश तो करनी है। अच्छा, मुझे अभी काफ़ी हैरानगी हुई, मैं ये जो आपका डिपार्टमेंट है इसका ब्रोशर देख रही थी, और बहसीत एक जर्नलिस्ट मुझे भी हैरानगी कि मुझे नहीं पता था ये डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है। हो सकता है कि शायद अवेयरनेस उस तरह ह्यूमन राइट्स के हवाले से ख़वातीन को मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस डिपार्टमेंट के लिए जो आप काम करती हैं ख़वातीन के लिए, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा कि कौन कौन सी ख़वातीन जो मुतासर हैं, एक्सेप्ट द वायलेंस। वायलेंस तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है, कोई तशद्दुद का शिकार है उसके लिए पुलिस भी है और भी है, लेकिन और ख़वातीन को बड़े मसाइल होते हैं, ससुराल वाले तंग करते हैं, जॉब्स के इशू हैं, हरासमेंट के इश्यूज़ हैं, लीगल राइट्स के इश्यूज़ हैं। किस तरह आपका डिपार्टमेंट डील करता है?
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब में ख़वातीन के लिए हर एस्पेक्ट से काम कर रहा है। जो मुसीबत का शिकार ख़वातीन है या तशद्दुद की किसी भी फॉर्म का शिकार है, उनके लिए तो क्राइसिस सेंटर्स हैं। देयर आर 12 क्राइसिस सेंटर्स इन पंजाब, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। उनके नाम मैं आपसे शेयर कर लूँगी, जहाँ पे ख़वातीन जा सकती हैं किसी भी मसले में रहनुमाई के लिए और किसी भी किस्म की मदद के लिए। मकसद ही इन क्राइसिस सेंटर्स का ये था कि अगर ख़वातीन को कोई मसला है तो उनको पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े और उनको कोर्ट्स में ना जाना पड़े, उनको एक वेमेन फ्रेंडली माहौल मिले जहाँ पे सारी सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो खुद भी ख़वातीन हैं, सो दे कैन कम एंड शेयर द इशूज़ एंड दे कैन टेक गाइडेंस। उसमें काउंसलिंग भी है, इसमें जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, कोई सुलह सफाई है, बहुत से मसाइल जो हैं वो बातचीत से हल हो जाते हैं। ठीक है। इवन वायलेंट सिचुएशंस भी थेरेपी और काउंसलिंग से सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि व्हाट दे आर डूइंग इज़ अगेंस्ट द लॉ या उसकी कोई पेनल्टी है या उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये सेंटर्स जो हैं ये स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सर्विसेज देते हैं ख़वातीन को। उसमें आई थिंक इट्स द ओनली इंस्टीट्यूशन जो टोटली फ्री लीगल एड भी है। पहले हम बात को उस तरह सॉल्व करते हैं थ्रू सेशंस एंड थेरेपी एंड काउंसलिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और टोटली इसमें जो हमारे SOPs हैं दे आर बेस्ड ऑन द वुमेंस कंसेंट। खातून जो चाहेगी वही उसकी एप्लीकेशन में लिखा जाता है और उसी को फॉलो किया जाता है, वट एवर इज़ अ रिक्वेस्ट या जो भी उसकी एप्लीकेशन है। और जब अगर कानून की हेल्प लेनी है या पुलिस में रेफ़र करना है या कोर्ट में केस फाइल करना है, तो ये सब चीज़ें, ये सब सर्विसेज ये क्राइसिस सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। जो लॉयर्स हैं दे हैव टू परसू द केसेस इन कोर्ट। खातून को सिर्फ एक ही दफ़ा बयान देने के लिए, यूजुअली एक ही दफ़ा उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, अदरवाइज़ उसकी जितनी भी डीलिंग है दैट इज़ विद द वुमेन सर्विस प्रोवाइडर्स। और इसके अलावा अगर किसी को शेल्टर की ज़रूरत पड़े या किसी ऐसी जगह की अगर वो अपने घर में नहीं रह सकती, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि घर से निकलना पड़ गया, बहुत आपने केसेस सुने होंगे कि जी इन लॉज ने या हस्बैंड ने मार पीट के घर से निकाल दिया, वुमेन इज़ देयर विद 4-5 बच्चों के साथ और उसको रहने की कोई इमीडिएट जगह चाहिए, कोई शेल्टर चाहिए, तो वी हैव रेफरल्स, हम उनको शेल्टर्स में प्लेस करते हैं एज़ पर देयर नीड। अगर उनको बहुत सिक्योरिटी या उनको जान का ख़तरा है तो हम उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो दारुल अमान है हम उनको वहाँ पे रेफ़र करते हैं। वैसे भी दारुल अमान में ख़वातीन किसी भी वक्त जा सकती हैं, वो एक बहुत ही सेफ़ शेल्टर है। वहाँ पे इट्स पुलिस प्रोटेक्टेड एंड इट्स अ कन्फाइंड रेजिडेंस, तो वहाँ पे जो जान का तहफ़्फ़ुज़ है वो मिलता है। फिर ऐसी ख़वातीन हैं हु कैन नॉट लीव देयर जॉब्स या अपना काम नहीं छोड़ना चाहती, या उनके साथ बच्चे हैं जिनकी वो पढ़ाई सफ़र नहीं कराना चाहती, उनके लिए वी हैव अदर शेल्टर्स। वी हैव अ शेल्टर ऑफ बाली मेमोरियल ट्रस्ट, हम उनको वहाँ पे भेजते हैं। देयर इज़ अनदर ऑर्गेनाइजेशन दस्तक, हम वहाँ पे भेजते हैं जिनके लीगल केसेस चल रहे हैं। सो एज़ पर द नीड ऑफ द वुमेन वी हैव डिफरेंट प्लेसेस जहाँ उनको भेजा जाता है। मेरा सवाल आपसे रवि ये कि ये सेंटर जो है, अगर यही सेंटर्स जो हैं वो अमेरिका में है, यूके में है, किसी और बाहर के मुल्क में है, तो ये लाइफ सेविंग सेंटर्स होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वहाँ के जो मर्द हैं वो इन सेंटर्स का नाम सुन के डर जाते हैं, भाग जाते हैं और काफ़ी इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अब आपसे जो मैं इस डिपार्टमेंट की वर्किंग सुन रही हूँ, इसके इम्पैक्ट में और उसके काम वर्किंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप भी वही सर्विसेज प्रोवाइड करें जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने मुल्क में फ़राहम करते हैं। क्या वजह है कि उनका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है और हमारा इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है? इट्स अबाउट द लेजिस्लेशन, कानून की बात है, क्योंकि हमें जिस फ्रेमवर्क में काम करना है वो कानून हमें देता है। अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो विमेन प्रोटेक्शन एक्ट है 2016 का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, वो एक कानून का अच्छा ड्राफ्ट बनावे। वो इस वक्त सिर्फ मुल्तान में एप्लीकेबल है, क्योंकि उसके नाफिज होने की शर्त ये है कि वहाँ पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर होगा जिसके पास वो सारा सिस्टम है जिसके थ्रू वो हेल्प लेनी है। द पुलिस इज़ देयर, द शेल्टर्स आर देयर, मेडिको लीगल भी वहीं हो रहा है, तो वो एक छत के नीचे सारी सर्विसेज हैं। तो वो कानून अभी लाहौर में एटलीस्ट एप्लीकेबल नहीं है। इट्स अंडर वे, प्लानिंग इस पे चल रही है, रूलिंग्स हैं। इंशाल्लाह 2-3 महीने में वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो कानून लाहौर में भी और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उससे यू विल सी अ डिफरेंस, बिकॉज हमने उसी चीज़ के हमने देखना है कि इसकी पेनल्टी क्या है, कानून में क्या सज़ा है। तो जब कानून ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम हेल्प किस तरह दे सकते हैं? दैट विल स्ट्रेंथन द सर्विसेज, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इतने केसेस आपने सॉल्व भी किए होंगे, आपका डिपार्टमेंट भी सॉल्व कर रहा होगा, आपका मज़ीद क्या गोल है जो आप चाहती हैं कि चाहे इस डिपार्टमेंट के थ्रू सर्व ना हो बट आप पर्सनल कैपेसिटी पे उस पर काम करना चाह रही हो?
बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। आई थिंक जितनी भी हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपने वो जिस पे भी काम कर रही हैं एक सेगमेंट डाल लेना चाहिए अवेयरनेस एट कम्युनिटी लेवल। आउटरीच करें, हर जगह जाएं। मैं हर जगह जाके ये ख़वातीन को कहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपने मदद के लिए कहाँ जाना है। लड़ाई झगड़ा हुआ है, घर में ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको लग रहा है कि अब बात बढ़ जाएगी, किसी को कोई नुकसान पहुँच सकता है, सो जान बचाने के लिए जो हेल्पलाइन है वो 15 है पुलिस की। वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो लाइफ थ्रेट में वी हैव टू कॉल 15। अगर हमें एडवाइस चाहिए, हमें वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ पे पूछना है, वायलेंस रिपोर्ट करना है, तो पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की हेल्पलाइन है 1043, टोल फ्री है और पूरे पंजाब में एप्लीकेबल है। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये क्राइसिस सेंटर्स हैं 12 शहरों में इंक्लूडिंग लाहौर, वहाँ पे वॉक करना। मेरा सेंटर इन मुस्लिम टाउन 148A ब्लॉक मुस्लिम टाउन और 9 to 4 हमारी टाइमिंग्स हैं। दे कैन कम एनी टाइम। कोई शर्त नहीं है कि जी आपके पास ID कार्ड होगा तो आपको सर्विस मिलेगी या आपने ये लिखा होगा। यू कैन जस्ट कॉल एंड टेक एडवाइस और यू कैन जस्ट वॉक इन। सो थिंग्स आर एज ईजी। इट्स जस्ट दैट कि वी नीड टू टेल पीपल। और इसी अवेयरनेस के लिए इसमें आई वुड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑल्सो फॉर हियर, क्योंकि इस फोरम के थ्रू, प्राइवेट चैनल्स के थ्रू वी कैन टेल पीपल कि यू कैन अप्रोच दीज सेंटर्स या ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब ये सारा काम तो आप कर ही रही हैं इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, सैर व तफरी का आपको शौक़ है? कहाँ पे जाना पसंद करती हैं? पाकिस्तान में कौन सी जगह पसंद है जहाँ पर बच्चों को लेकर जाती हैं? My husband is very fond of these trips. तो once a year तो he plans it very well और northern areas में। इस दफ़ा we went to हुंजा और उससे पहले नीलम वैली एंड ऑल दैट, वो सारी जगह जो हैं वो देखी हुई हैं। और उसका मोटो ये है उनका कि द फोन शुड बी ऑफ एंड इट शुड बी अ कंप्लीट ब्रेक अवे फ्रॉम एवरीथिंग। थोड़ा सा फ़र्क मुश्किल हो जाता है, बट ये है कि वो एरियाज़ वी हैव एक्सप्लोर्ड। तो हुंजा वाज ब्यूटीफुल और सिद्धा कराकोरम हाईवे और वो रास्ता सारा, तो वी रियली एंजॉयड द ब्यूटी एंड द फ्रूट्स बहुत ही फ्रेश और बहुत ही न्यूट्रिशियस। तो जो हुंजा जाए वो फ्रूट्स को तो। अच्छा, आप अमेरिका भी गई हैं और वहाँ के डिपार्टमेंट्स विज़िट करके आई, इसी थीम के तहत विज़िट करके आई, क्या फ़र्क आपको बुनियादी लगा और समझती हैं कि वो चीज़ें जो हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने की बहुत ज़रूरत है? जो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ ऑब्जर्व की है अमेरिकन वर्क एथिक्स में, वर्क एथिक्स तो उनकी कमाल है। वी हैव टू लर्न कि अगर उन्होंने कहा है कि 9 बजे, दैट इज़ कि वो 2 मिनट शायद 9 से पहले ही होंगे। इन पाकिस्तान इट मीन्स 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाए तो इट्स स्टिल कंसिडर्ड टाइम। वहाँ पे ऐसे नहीं होता है। तो वर्क एथिक्स बहुत अच्छी हैं, पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी है। उनमें वॉलंटियरिज्म बहुत ज़्यादा है। उनमें ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि उन्होंने अपार्ट फ्राम देयर वर्क एंड ऑल, जो उनके द सिटीजन्स हैं, दे वॉलंटियर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉजेज़। ये चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ पे इट्स मेनली अबाउट मनी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में, मनी मैटर्स बट इट्स नॉट एवरीथिंग। हर चीज़ में आपने ये नहीं देखना कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है, कितना मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो वहाँ पे वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके जो इस तरह के क्राइसिस सेंटर्स हैं, दे आर रन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। उनकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस फुली सपोर्ट करती हैं गवर्नमेंट को और वो पार्टनरशिप में काम करते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स। अब हर बंदा उनके पेरोल पे नहीं होता, बट द सिस्टम्स आर रनिंग। उनकी एजुकेशन सिस्टम में भी वॉलंटियर्स करने का आपके क्रेडिट आवर्स हैं कि वो स्टूडेंट्स खुद भी करें, लेकिन यहाँ पर आपको लगता है यहाँ पे अब ये शुरू हो रहा है, बट उतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी या कल्चर। तो वी हैव टू रीच देयर। अपने सिस्टम से निकल के आगे बढ़ के देखें कि कहाँ हेल्प की ज़रूरत है और वहाँ जाके करें। इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस अगर हम करना शुरू करें। अपने बच्चों में भी आप सोशल वर्क का ये जज्बा देखती हैं? वो बच्चे माशाल्लाह मेरे, दे हैव बीन विद मी। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, जितनी भी कॉजेज़ के लिए हम करते हैं, उन्होंने ख़ुद से अपना वो किया। द एल्डर वन इज़ 16 माशाल्लाह, द यंगर वन इज़ 13 और दे आर फेमिनिस्ट बच्चे and they know women's rights and they know equality and they are very fine gentlemen माशाल्लाह। और charity work, community work मैंने उनसे बहुत कराया। मैं उनको साथ लेके जाती हूँ और हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी एक हमने कैंपेन की थी एंड वी मेट द चिल्ड्रन एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग्स एंड इंटर्नशिप्स करते हैं, वॉलंटियर करते हैं। सो इट्स लाइक बिल्डिंग इन इट इन देम कि यू हैव टू गिव अवे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है कि अगर माएँ खुद ये जो सोच है, ये जो तसव्वुर है अपने बच्चों के जहन में खुद डाल दें कि आपने भी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए काम करना है, तो
जो आगे रेज होने वाली जनरेशन है, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ सिखाने की, वो खुद ब खुद जो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया है उसके तहत काम करना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया राबिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप जो काम पॉजिटिवली कर रही हैं ख़वातीन के लिए, उसके लिए नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, और हम चाहेंगे कि दोबारा जब भी आप आएँ तो कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ भी हमारे साथ लेकर आएँ जो हम दिखा सकें कि वाकई हुकूमत और राबे जैसी ख़वातीन जो हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। नाज़रीन, इसके साथ यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तस्वीर खींचना भी एक आर्ट है, और अब तो हर कोई मोबाइल से तस्वीरें खींच लेता है, लेकिन एक ज़माना वो भी था जब तस्वीरें सिर्फ प्रोफेशनल कैमरे से होती थीं। फिर हर एक ने प्रोफेशनल कैमराज रखना शुरू कर दिए, फिर डिजिटल फोटोग्राफी आ गई। तो इस फोटोग्राफी के अंदर भी फेजेस आती रही हैं। अपनी सहाफ़त की फ़ील्ड देख लें तो पहले हमारे पास अखबारात हुआ करते थे, और हमने वो भी वक्त देखा है जब हमारे पास कलर एडिशंस आते थे। तो सबसे पहले जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो कलर एडिशन के पेज उठाते थे, देखते थे कहाँ कहाँ तस्वीरें मौजूद है। इवन बच्चों के पेजेस के अंदर भी एक सेक्शन ऐसा होता था जहाँ पे सिर्फ बच्चों की तस्वीरें हर हफ्ते आया करती थी। एक ऐसी रवायत थी जो बड़ी खूबसूरत सी थी, और जिसकी तस्वीर कलर पेज पे आ जाती थी वो फूला नहीं समाता था, अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करता था। बहरहाल इस फोटोग्राफी के अंदर मुख्तलिफ फेजेस आती रही हैं, तो इस पर हमने सोचा कि आज थोड़ी सी ज़रा बात की जाए कि पहले की फ़ोटोग्राफी और अब की फ़ोटोग्राफी में कितना फ़र्क है। आज जो हमारे पास मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम साहब, इनका एक वसी तजर्बा है फ़ोटोग्राफी की फ़ील्ड में। कलर एडिशन पेजेस को इंट्रोड्यूस कराने वाले, उसके अंदर फ़ोटोग्राफी को इंट्रोड्यूस कराने वाले, इसका सेहरा इन्हीं के सर जाता है। जंग अखबार से उन्होंने इसका आगाज़ किया। एडवर्टाइजिंग में एक वसी तजर्बा है, पढ़ाते भी हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ख़ुद भी ग्रेजुएट हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम साहब पहले तो आपका। सर, मुझे याद है बचपन में हम कलर एडिशन पेज की तरफ बड़ा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे, और जिसकी तस्वीर आ जाती थी हम कहते थे वाह बहुत अच्छी बात है। और आप इसके ट्रेंड सेटर हैं। वो ज़माना और आज का ज़माना कितना फ़र्क है? बहुत, मतलब एक टाइम वो था जब मैंने स्टार्ट लिया था तो टेक्निकल थोड़ी सी, क्योंकि लोगों को शायद समझना है, उसमें एक चीज़ होती है कि ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, ट्रांसपेरेंसी से होता था, जिसको स्लाइड फिल्म भी बोलते थे। स्लाइड फिल्म एक्सपोज करना और कंट्रोल करना एक मुश्किल प्रोसेस था, वो हर कोई नहीं कर सकता था। तो पहले सब लोग फ़ोटो प्रिंट लेते थे, फ़ोटो प्रिंट से प्रिंट कर देते, तो क्वालिटी इतनी नहीं थी अच्छी होती। उसके बाद फिर मैंने जब आया, क्योंकि हम लोग कॉलेज से NCA से क्वालिफाई करके आए थे, वहाँ हमें कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर फ़ोटोग्राफी पढ़ा, डेवलपिंग खुद सीखी वहाँ पे। तो ट्रांसपेरेंसी फिल्म मैंने इंट्रोड्यूस करवाई, जिससे फिर ये चेंजेस हुआ। अखबार में भी 84 में मैंने ऑलमोस्ट जंग ग्रुप ज्वाइन किया था। उससे पहले एक का तस्वीर को कलर कहीं लग जाती थी उका दुका, लेकिन एडिशंस जब प्रॉपर शुरू हुए थे ना, उस वक्त क्योंकि जुम्मे की छुट्टी होती थी तो फ्राइडे मैगज़ीन होता था जो अब संडे मैगज़ीन्स कहलाता है। फिर फिल्म पेज आ गया, वो भी कलर पूरे का पूरा हो गया। फिर बच्चों का सफ़ा आ गया, स्पोर्ट्स पेज आ गया। तो फिर एज सब कंपटीशन के अंदर सब अखबारों ने कलर पेजेस शुरू कर दिए। तो वो दौर ऐसे ही समझ ले कि जैसे बहुत प्रिमिटिव आर्ट से लेकर हम आज आ गए मॉडर्न आर्ट के। अच्छा, वो जो दौर था जब आप कलर पेजेस के ऊपर तस्वीर खींच के लगाते थे, तो वो पर्सनालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, तस्वीरें खींचता था, हर कोई पीछे पीछे होता था जी मेरी तस्वीर आ जाए, मेरी शुरू में तस्वीर तो जो हमने हार्डशिप देखी है वो आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने पहली दफ़ा हम किसी शूट पे गए थे तो हमें मॉडल्स अवेलेबल नहीं होती थी, और जो पहला एक्सपीरियंस है, उस ज़माने में टूरिस्ट बहुत आते थे पाकिस्तान में, और हमने एक हिप्पी कपल था जो मॉल रोड पे फिर रहा था, उनको हमने पकड़ा, रिक्वेस्ट की, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए उनको, उनके सारे मेकअप वगैरह किए और उनका शूट किया। एक या दो फीमेल मॉडल्स होती थी जो अच्छी फैमिलीज़ की थी, मतलब हमें मॉडल्स ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी। लोग इसको अभी तो आप देखें कि वो कहते हैं ना कि जी जिसको कहें वो ऑफ़र करें, वो पहले से तैयार बैठे होते, उस वक्त मिलता कोई नहीं था हमें शूट करने, एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल ही बिल्कुल रॉ मटेरियल हमें मिलता था जिनको कुछ नहीं पता होता था। टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी एडवांस उस वक्त जो है, लेकिन डिफ़िकल्ट था काम करना। अब तो बहुत आसान है। अब तो जब ये ट्रेंड चल पड़ा और इतना चल पड़ा मुतवातिर, फिर फिल्मी एडिशंस आना शुरू हो गए, बच्चों के एडिशंस आना शुरू हो गए। उसके बाद हमने देखा हर दिन के मुनासबत से डेली एक वो फिर तो लोग आपके पीछे होते होंगे हमारी तस्वीर खींच दें। हाँ नहीं, वो काफ़ी हद तक ऐसे था, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी टफ टाइम देखना पड़ता था उसके अंदर आके। वो लोग नहीं मिलते थे, बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि लोग नहीं मिलते थे हमें ना काम के लिए, कोऑपरेटिव नहीं थे, कोई अच्छा समझा भी नहीं जाता था उस दौर में।
पेरेंट्स भी अच्छा नहीं समझते थे, इजाज़त नहीं मिलती थी। एक आध एडिशन मुझे ऐसे भी याद है कि एक लड़की का हमने किया था, बाद में उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि जी आप ये छापेंगे नहीं। काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स होती थी शुरू के अंदर, स्पेशली मॉडलिंग के हवाले से। बाकी तो बच्चे क्योंकि वो नेचुरल होते हैं सारी, तो उसमें इतना इशू नहीं था होता। स्पोर्ट्स पेज थे, उनके इंटरव्यूज़ थे। टेक्निकली मतलब उसमें उस वक्त काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मटेरियल हमें नहीं था मिलता। आज जो है ना डिजिटल, उसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है कि आपके पास एक चीज़ है, आप चाय बना रही हैं, काली होगी आप दूध डालेंगे, सफ़ेद होगी आप कहवा डालेंगे। अब ये फोटोग्राफी रह गई है कि आपके पास डिजिटल कंट्रोल्स हैं सारे आपके पास। आप एक अच्छा, दफ़ा आपने वो फेस भी देखा है जब फिल्म्स को बाकायदा तौर पे लैब्स में जाके प्रिंट करवाते थे, फिर एक दौर आ गया कि वो डिजिटल आपके पास यूएसबी के थ्रू आप ट्रांसफ़र करना शुरू हो गए। अब मोबाइल इज़ अ वेरी इजी सोर्स टू टेक द पिक्चर्स, उसके अंदर ही वेरिएशंस आ गई हैं। सर ये जो दौर है उस फोटोग्राफी का, आज की फोटोग्राफी का इंजॉयमेंट और थ्रिल किस फोटोग्राफी में था? पहले थी, क्योंकि पहले ये होता था कि 3 दिन बाद हमें रिजल्ट मिलता था। आज मैंने काम किया, मुझे नहीं पता कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। 3 दिन के बाद मुझे पता लगता था कि अच्छा ठीक है कि नहीं ठीक है। जो इंतज़ार था 3 दिन के बाद मिलने का, वो बड़ा क्योंकि एक वो प्रोसेस है, जैसे ब्लैक एंड वाइट में एक दौर में होता था कि जैसे इमेज क्रिएट होना शुरू होता था कि वो एक्साइटमेंट क्रिएट होनी शुरू हो जाती थी कि यार ये मैंने किया। डार्क रूम के अंदर आप आज भी चले जाएं, आप काम करें ब्लैक एंड वाइट में, तो वहाँ सब ने अपने अपने केमिकल। यहाँ तो ये था कि प्रोसेस होता ही कराची में था। हमने फिल्म प्रोसेस की, हमने जमा कराया। अब उससे ये होता था कि हार्डली मेरे ख्याल में 4-5 लोग थे जो फोटोग्राफी में ज़्यादा काम कर रहे थे। कर काफ़ी लोग रहे थे, लेकिन ज़्यादा जो कर रहे थे ना वो 4-5 लोग ही थे, क्योंकि एजेंसी को या अखबार को इतना कॉन्फिडेंस सब लोगों पे नहीं होता था कि ये करेंगे तो ये ठीक भी होगा कि नहीं। तो अब जब आप उस ज़माने में फ़ोटोग्राफी स्किल्स थे, आज के जो स्किल्स हैं, ज़ाहिर बात है इंसान लर्निंग प्रोसेस में मज़ीद सीखता रहता है। एन्जॉयमेंट तो चले वहाँ तक हो गई, लेकिन कितना फ़र्क है टेक्निकलिटीज़ में और रिजल्ट्स में आजकल? रिजल्ट्स में पता नहीं है कि जनरेशन गैप भी आ जाता है। मैं शायद कहूँ तो कुछ लोग उससे एग्री ना करें, लेकिन मेरे नज़दीक टेक्निकली लोग अब बहुत वीक हैं। हम लोग जब काम करते थे तो हमें ये प्रिंटिंग का एक स्टैंडर्ड होता था कि यार इस स्टैंडर्ड पे रिजल्ट होगा तो प्रिंट होगा। आजकल तो कोई भी तस्वीर आप तो खींच जैसे लेते हैं कंप्यूटर पे उसको आप चेंज कंप्यूटर में कर जाके बैठे ट्रीट की, लेकिन उसको प्रिंट प्रोसेस में लेके जाना होता है तो फिर पता लगता है। क्योंकि प्रिंटिंग भी एक होती है कि जो आप लैब में जाके कराते हैं, एक होती है जिसको हम ऑफसेट प्रिंटिंग बोलते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग होती है जो मैगजीन के अंदर प्रिंट होना है, उसके लिए उसका एक स्टैंडर्ड पे होना ज़रूरी होता था, वरना वो प्रिंट ठीक नहीं होगा, डिटेल्स मर जाएंगी। काला बालों की डिटेल नहीं है, जब कोई एक एक चीज़ की डिटेल देखनी पड़ती सही। थी। अच्छा, आपने टूरिज्म जर्नलिज्म भी किया है, टूरिज्म के लिए भी फोटोग्राफी की है। वो एक अपनी उसकी दुनिया है, नेचर को कवर करना, बिकॉज वो तस्वीर जो एक दफ़ा आप ले लें सीनरी की, उसने ताहयात चलना होता है। उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखिए, टूरिज़्म के लिए मैंने 80s में ही मैं गया था साउदर्न पंजाब, पूरा मैंने कवर किया था PTDC के लिए। अब वो अब भी रिकॉर्ड के ऊपर पड़ी हुई हैं तस्वीरें सारी। फिर इसके बाद मैंने एक टूर किया था काफिस्तान के इलाके में, मैं गया था, वो भी पड़ी हुई हैं। वो और एक्सपीरियंस है बिल्कुल, और हर एक्सपीरियंस एक से दूसरे से फ़र्क है। लोग हमें यहाँ पे फोटोग्राफी की जब भी आप बात करेंगे ना, लोग फैशन के ऊपर बात करेंगे। फैशन उसका बहुत छोटा सा एक सेगमेंट है। फैशन इज़ नॉट ऑल ऑफ इट ना, आपको और बहुत कुछ देखना होता है और बहुत कुछ करना होता है। वो लोग एडवर्टाइजिंग में आपको काम करते नहीं मिलेंगे, वो लोग आपको इंडस्ट्रियल में काम करते नहीं मिलेंगे। नहीं, जब आप टूरिज्म पे जाके फोटोग्राफी करते हैं, आपको एक स्पेसिफिक सीन लेना है, तो बर्ड्स की मूवमेंट, क्लाउड्स की पोजीशनिंग, दिन है, रात है। नहीं, उसमें जो आउटडोर काम होता है उसके एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड होता है। वो हर वक्त आप हर काम नहीं कर सकते, लोग कर लेते हैं। सर, तो आपने कहाँ एंजॉय किया? पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जो आपको शूट करते हुए लगा कि ये बहुत हसीन है और मैं इसको अपनी पिक्चर्स के थ्रू शो डेफिनेटली नॉर्थ ही है ना हमारे पास सबसे खूबसूरत, उसका एक अपना है। फिर इसी तरह साउथ में चले जाएं, डेजर्ट का एक अपना मूड, अपना मिजाज है। मुल्तान से आगे आप निकल जाएं तो सब एक दूसरे से फ़र्क हैं। इसी तरह मैं भी एक गया हुआ था शूट के ऊपर, वो हमने सक्खर से लेके तो पूरा मैंने सिंध कवर करना था। तो उसमें एक जगह मैं गया था, दैट वाज ऑलमोस्ट ऑन द इंडियन बॉर्डर। अच्छा, वहाँ पे पानी नहीं होता है, तो मुझे पहली दफ़ा एक एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पे एक गांव था जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान बनने से अभी तक पानी नहीं था, लेकिन जब मैं गया था उससे को 2 साल पहले उन्होंने डिगिंग करनी शुरू की, तो वो कोई 1500 फीट के बाद पानी निकला। और वो पानी ऐसे निकला कि वो बग़ैर पंप के, बग़ैर किसी चीज़ के निकली जा रहा था। अच्छा, वहाँ पे एक छोटी सी लेक डेवलप हो गई हुई थी। वो कहते कि जी ना, हमने आज तक यहाँ परिंदे देखे थे,
अब वो परिंदे आते हैं वहाँ पे। अब डेफिनेटली इतने साल हो गए इस बात को, 10-12 साल हो गए हैं, अब तो शायद लेक भी बहुत बड़ी हो गई होगी। तो उन लोगों का जो खुशी का एक्सप्रेशन था, और जो वहाँ पे हम सिर्फ वो साइट ही नहीं कवर कर रहे हैं, लोगों को भी कवर कर रहे होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस भी कवर कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें जो ना वो मुझे आज तक उसमें बहुत फैसिनेट की। अच्छा, एक तो आपने जिक्र किया लोगों के इमोशंस को कैप्चर करना, बहुत वर्ल्ड वाइड इस पे रिसर्च भी हुई है, वर्ल्ड वाइड तरीके से इसको शो ऑफ भी किया जाता है, बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर, बेस्ट पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, जिनमें कुछ ऐसे ह्यूमन एक्सप्रेशंस होते हैं, कभी किसी अफगानी की फ़ोटो आ गई, उसकी आंखों की आ गई, इस तरह की फोटोग्राफी जो है वो क्या है, और इसमें आपको शौक रहा है? मेरा इसमें सीरियसली बहुत कम शौक रहा है। मेरा ज़्यादा जो रहा है वो बेसिकली स्पोर्ट्स का था। मैं आया भी फील्ड में स्पोर्ट्स के लिए था, लेकिन हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत कम है। क्रिकेट थी या हॉकी थी, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बाहर राउंड द ईयर कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स चल रही होती थी, तो उसमें स्कोप कम था। उसके बाद फिर मैं इधर आ गया जंग ग्रुप के साथ, जब मैंने ज्वाइन किया तो इसमें ज़्यादा मेरे प्रोफेशन, पर्सनैलिटीज़ और इस तरह की चीज़ों के काम शुरू हो गए थे। मतलब मैंने अपने कैरियर में इमरान खान का भी किया हुआ है। पहला ऑलमोस्ट हमारा वही एक्सपीरियंस था कि हमने उनके साथ काम किया था। जब मैंने ग्रुप किया था तब वो एज ए स्पोर्ट्समैन किया था उनके साथ। मैंने बेनज़ीर को शूट किया हुआ है, मैंने लगारी साहब को किया हुआ जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे, काजी हुसैन अहमद को किया हुआ है, इतदाद हसन साहब को किया हुआ है। बेहिसाब लोगों मुझे याद भी नहीं होंगे जितने मैंने किए होंगे शूट्स का। और कोई ऐसा एक यादगार शूट जो आपको हमेशा से याद रहा हो इन बिग पर्सनालिटीज़ के साथ? नहीं, इनका बहुत ज़्यादा ना वो स्पेसिफिक होता है। वो शेख रशीद साहब का हमने एक दफ़ा किया था, तो वो अच्छा कैरेक्टर थे। और बहुत सारे लोग जाने जिनको हम समझते हैं इनसे काम निकलवाना, एक्सप्रेशन निकलवाना एक बहुत मुश्किल काम होता नूरजहां, है। नुसरत फ़तेह अली खान। नुसरत फ़तेह अली का मैंने किया हुआ है, बिल्कुल वो मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा स्टूडियो अपस्टेयर्स था, फिर वो आए ऊपर। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या। मैं शायद चंद लोगों में से उनको राग अलापते हुए लाइव सुना हुआ है। अच्छा, क्योंकि मैंने फिर मुझे जब समझ नहीं आई तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप इस तरह करें, आप अलाप शुरू करें। तो फिर आप उन्हें शूट मैं करेंगे? शूट करता गया साथ। क्या बात उसमें एक्सप्रेशन आया था सारा उनका। मतलब ये लाइफ लॉन्ग मेमोरीज हैं बिल्कुल आपकी? इनका है बिल्कुल। उनका मेरा तराना था मेरी पहचान पाकिस्तान, ठीक है। उसके लिए हमने पोस्टर डिज़ाइन करना था। तो अच्छा। एजेंसी ने मुझे हायर किया हुआ था उसके लिए। चले जी, आपको उसके साथ साथ मौसीकी का वो रियल मैडम को किया हुआ है हमने, नाहिद अख्तर को किया हुआ है, भाई इतने लोग किए हुए याद भी नहीं रहते थे। मोहम्मद अली साहब को किया हुआ है, बेग साहब को किया हुआ है। बेग साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मॉडल तो ये सब कुछ आपने अपने रिकॉर्ड में रखा हुआ है? नहीं। कुछ भी रिकॉर्ड के अंदर, कुछ रिकॉर्ड वही है एहसासों जो के अखबार अंदर? को हम दे देते थे सारा। तो कैरियर्स हैं बहुत सारे। रीमा ने ज़िंदगी का पहला शूट मेरे साथ किया था। अच्छा। रेशम ने मेरे साथ किया था, ये सब स्कूल में थे अभी। अच्छा, इफ़त रहीम ने पहला मेरे साथ किया, अमना हक ने पहला शूट मेरे साथ किया। हालांकि मैंने मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा मैं कतराता था काम करते हुए, लेकिन सब लोगों ने, सबने अपनी मोहम्मद राना शुरुआत ने, आपसे मोमी की। उस वक्त ए लेवल्स में था और उसने किताबें साथ रखी थी जब हम शूट करने जा रहे थे। तो वो इस तरह के, फिर मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर वो पार्लर्स कोई नहीं होते थे, वो भी हमें इशू होता था मेकअप का भी। मेरे सामने डेप्लेक्स डेवलप हुआ, मेरे सामने न्यू लुक डेवलप हुआ। उससे पहले वो चाइनीज़ होते थे पार्लर्स, और सबको चाइनीज़ ही बना देते थे। एक ही जैसा यानी कि makeup आप होता एक था तरह से सारा वो का। स्टार मेकर भी हैं, बड़े बड़े नाम आपके हाथों से निकले हाँ, हैं। मतलब लेकिन एक काफ़ी- वसी तजर्बा नाजरीन ये रखते हैं फोटोग्राफी के अंदर, और फोटोग्राफी इटसेल्फ जो है वो एक आर्ट है, और अब तो इसे पढ़ाया भी जाता है, सीखा भी जाता है। एमेच्योर फोटोग्राफर्स अलग होते हैं, ट्रेन फोटोग्राफर्स अलग होते हैं, एक ज़रिया भी है कमाई का अच्छा खासा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम Thank साहब, you. बहुत मज़ा आया आपके साथ Thank बात you. करके, और Thank बड़ा you. कुछ सुनने को मिला और सीखने को मिला। वाकई वो एक दौर था जब अखबारात के अंदर ये जो कलर एडिशन पेजेस थे, इनको देखने का इंतज़ार भी रहता था और बड़े इंटरेस्ट के साथ हम लोग देखते भी थे। अब वक्त बदलता गया है, लेकिन वो चीज़ें अपनी रवायात के साथ तो मौजूद है, लेकिन अब डिफरेंट एसेंस में हमारे सामने आ रही हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और बच्चे भी मौजूद होंगे एक नई टैलेंट के साथ, उनसे आपको मिलवाएंगे एक ब्रेक के बाद। और अब वक्त आ गया है कि कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट से आपको मिलवाया जाए वो शख्सियात, वो नौजवान नस्ल की नुमाइंदे जो कि अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। उनसे मिलने का वक्त हुआ चाहता है गॉट टैलेंट में। तो मेरे साथ जो आज मौजूद हैं वो दो बच्चे हैं।
एक की उम्र 16 साल है, एक की 17 साल है। मेरी इस जानिब बैठी हैं तिरज़ा और यहाँ पर बैठे हैं खुरब। मैजिकल सिबलिंग के नाम से ये पहचाने जाते हैं और इनकी स्पेशलिटी ये है कि इन्होंने 8 से 9 साल की उम्र में क्लासिकल सिंगिंग की बाकायदा तरबियत लेनी शुरू की। अब इसके अलावा कवर, मैशअप्स और ये दोनों बहन भाई जो हैं गाने भी गाते हैं। तिरज़ा जो हैं वो लिखती भी हैं, लिटरेचर से इनका लगाव भी है, शायरी भी करती हैं, पढ़ भी रहे हैं, अपने अपने रोल्स के अंदर काम भी कर रहे हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये जो मैजिकल सिबलिंग्स हैं किस तरह जो अपना मैजिक है वो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान में अब पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं, उसके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज क्लासिकल म्यूज़िक जो पाकिस्तान का है उसका फ़िलहाल तो कोई सानी नहीं है। सबसे पहले खुरब आप मुझे बताइएगा कब से आपको शौक़ हुआ, वो भी क्लासिकल म्यूज़िक का इस एज में? शौक़ तो बचपन से था। दरअसल हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा से इंकरेज करते थे कि हर जो गर्मियों की छुट्टियों में कि हम कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करें, कभी स्विमिंग की, कभी ताइक्वांडो की, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ में हमें उन्होंने इंडल्ज किया। तो जब हमने म्यूज़िक सीखना शुरू किया तो सारों ने ये नोटिस किया कि इट वाज गोइंग वेरी वेल और सारे पोटेंशियल था, तो इसीलिए इसको फिर आगे और हम सीखते भी गए और इसी तरह अब 9 साल हो गए हैं कि हम 9 साल हो गए हैं, बड़े यानी बड़े पक्के राग हो गए हैं आपके। तिरज़ा मुझे बताइएगा अक्सर आपकी एज के जो बच्चे होते हैं उनको नहीं शौक़ होता क्लासिकल म्यूज़िक का, दे ऑलवेज वांटेड टू लिसन द रैप और इंग्लिश सॉन्ग्स या फिर और कोई इसी तरह की जनरे जो है वो सुनते हैं। ये क्लासिकल का आपको इंस्टिल शौक़ पेरेंट्स की तरफ से मिला या फिर उन्होंने कहा और आपने कहा नहीं मुझे शौक़ हो गया है और देन यू स्टार्ट अडॉप्टिंग इट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम दोनों डिफरेंट जॉनरास वैसे अपनी एंजॉयमेंट के लिए लिसन करते हैं। वी लिसन टू इंग्लिश, उर्दू, हर कुछ ही। क्लासिकल इन इटसेल्फ हमें इंट्रोड्यूस हुआ जब वी कॉन्टैक्टेड आवर उस्ताद परवेज़ पारस साहब, एंड वी जस्ट वांटेड अ म्यूज़िक टीचर। आवर पेरेंट्स जस्ट वांटेड अ टीचर ऑफ म्यूज़िक फॉर अस, एंड विद हिम, since he is such a big ustad in Pakistan, he decided to teach us classical music. And बस एक बार शुरू कर लिया तो हम रुके नहीं, and we continued to grow in it thankfully. And वो एक इंटरेस्ट फिर हमारा रुका नहीं, something that we've been learning, उससे eventually एक इंटरेस्ट डेवलप हो ही गया। अच्छा मुझे ये बताएं आपका कोई रोल मॉडल कौन है, किसको इंस्पायर होते हैं क्लासिकल सिंगिंग में, कौन बहुत ज़्यादा पसंद है जिसकी तरह आप गाते भी हैं और चाहते हैं बन जाएं? वैसे तो बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, बट म्यूज़िक में मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल्स जो हैं वो सबसे पहले तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उनका मैं बहुत शौकीन हूँ उनके म्यूज़िक का। एंड इसके अलावा मेहदी हसन खान साहब, वो भी मैं बहुत शौक़ से सुनता हूँ। मुझे ये कव्वालियों और गज़लों वाले इस जॉनरा में मुझे बहुत लगाव है। म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं या गाते भी हैं? कंपोज कर लेता हूँ, हाँ जी कर लेते हैं। अभी बहुत हाई स्केल नहीं बट लो स्केल में कर लेता हूँ। अच्छा इससे पहले मज़ीद इनके साथ कुछ बात करें, मुझे खुद इंतनाक हो रहा है कि मैं सुनूँ इन दोनों को कि क्या है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ सुनाएं, ज़रा आप मुझे अपनी पसंद का कुछ सुना दें। हम क्योंकि मेनली क्लासिकल सीखते हैं तो आपको कुछ लाइट क्लासिकल में सुना देते हैं। ठीक है। रहिए वो रहिए नाल सजन दे, रहिए वो रहिए नाल सजन दे। लख लख बदिया सौ सौ ताने, लख लख बदिया सौ सौ ताने, सबे सिर ते सहिए वो, सबे सिर ते सहिए वो, रहिए वो रहिए नाल सजन दे, रहिए वो रहिए नाल सजन दे, रहिए
सजण दे रहिए नाल सजण दे खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत। क्या बात है, इतनी सी उम्र में इतने पक्के राग। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये बच्चे तो माशाल्लाह मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की मेहनत के पीछे जो इनके उस्ताद का किरदार तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल तहसीन और अप्रिशिएट करने की बात यह है कि इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो वालिदैन हैं, उन्होंने इन्हें रोका नहीं, एक्सप्लोर किया इनके अंदर टैलेंट, और अपने बच्चों के अंदर ये टैलेंट देखते हुए उन्हें म्यूज़िक की तरफ भेजना और उन्हें रोकना नहीं और उन्हें पॉलिश करना। ये वाकई आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल सलाम है, और शायद अगर वो ना कर सकते ये तो शायद आज आप लोग इतना अच्छा ना कर रहे होते। डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स, हमारे बल्कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पूरी हमारी कम्युनिटी एंड ऑल ऑफ द गाइडिंग फिगर्स इन आवर लाइफ्स। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप प्रोफेशनली तरीके से भी इसको एक्सप्लोर करने का इरादा रखते हैं कि आगे जाके आपने इसको करना है, प्रोफेशनल पढ़ना है, या फिर प्रोफेशनली इसको कुछ मज़ीद आप करना चाहते हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं? एज मैंशन बिफोर, मेरा वैसे तो इंटरेस्ट लिटरेचर से ज़्यादा है, बट इफ़ द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ आई वुड लव टू स्टडी इट एंड आई वुड, अगर हो सके तो करियर परस्यू करने में भी आई हैव नो डाउट दैट आई वुड वांट टू डू दैट। सेम फॉर मी, मैं बल्कि अभी भी मैं मीडिया पढ़ रहा हूँ, सो आई एम क्वाइट इनटू दिस लाइन ऑफ स्टडीज़, एंड अभी आगे मेरे प्लान है कि मैं म्यूज़िक को स्टडी करना चाह रहा हूँ। आई वांट टू डू म्यूजिकोलॉजी। अच्छा, गिटार तो आप बहुत अच्छा बजाते हैं, इसके अलावा जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, उसका भी शौक है, वो भी रखे हुए हैं? जी, हमारे पास घर पे हैं, और मैं थोड़ा हारमोनियम भी बजा लेता हूँ, थोड़ा तबला भी बजा लेता हूँ, क्योंकि इन द प्राइमरी इयर्स ऑफ आवर लर्निंग हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया था तबला, बल्कि क्योंकि वो उनका यही कहना था कि जिसने गाना सीखना है उसे सुर और ताल की पहले अंडरस्टैंडिंग होगी तो आगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप चूँकि माशाल्लाह आप इतने ट्रेंड सिंगर्स हैं, तो जहाँ जहाँ आप पढ़ते हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए तो इट्स सेल्फ अ ट्रीट। वो फिर कहते नहीं होंगे ब्रेक हो गई कुछ सुना दें, फंक्शंस हो गए कुछ सुना दें? हाउ डू यू फील, मतलब कितना सपोर्ट होता है आपको वहाँ से? इंकरेजिंग होता है, बहुत इंकरेजिंग होता है। यूजुअली हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स पे हम लोग जाते हैं, हमारे डिफरेंट स्कूल में इवेंट्स वगैरह पे हम ज़रूर गाते हैं, तो इट्स वेरी इंकरेजिंग एंड everyone really appreciates our talent. yes, most definitely. In fact, Bhai himself in his school, he is the deputy president of his school's council for music. I am the music rep for my own institution. We're very lucky that we have schools that are also encouraging this. Even agar sirf classical ho, our friends and everyone, even our teachers, they're अच्छा, आपको very लिटरेचर से शौक है, अदब से शौक है, क्या लिखना ज़्यादा पसंद करती हैं? well, poetry. English poetry से मेरा शौक है. I like to explore the art. Primarily मैं rhythmic poetry पे focus होता है, but I've tried spoken word, I've tried a few different genres. तो जब आप लिखती हैं पोइट्री, शायरी लिखती हैं, तो फिर आप कुछ इरादा है कि कुछ अपने गाने भी लिखे हैं या लिखना I चाहती do हैं? want to do that in the future. It's something I really do want to do, but अभी तक we haven't reached that level where we've composed. We hope to in the future, and maybe you'll see our original sometime very soon. ये तो क्लासिकल तो हमने आपसे सुना और बहुत ही खूबसूरत था। मॉडर्न सिंगिंग में से, जो मॉडर्न गाने चल रहे हैं, उसमें से क्या पसंद है? और मैं चाहूँगी कि वो भी ज़रा आप हमें सुनाएं थोड़ा सा। जी, मैं आपको सजाद अली साहब का एक गाना सुनाता हूँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझे सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है
भूला तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। आई गेस सजाद साहब जो हैं वो ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ इट कि इतनी खूबसूरती से खुरब ने जो है ये गाना गाया। आपके जो नाम है वो भी बड़े यूनिक है, क्या मतलब है खुरब का? खुरब वो पहाड़ है जिस पे हज़रत मूसा को 10 अहकाम मिले थे। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लोगों के लिए होता होगा आपको नजर। तिरजा का मतलब क्या है? तिरजा का मतलब है शी इज़ माई डिलाइट। हम दोनों के ही नाम बिब्लिकल नेम्स हैं एंड मेरा नाम इज़ बेस्ड ऑन वन ऑफ द 5 sisters who initially got the permission that girls in Jewish society can inherit property. अच्छा, मुझे भी पता चला है कोई बेला चाव गाना आपने बहुत अच्छा सा गाया है, सोशल मीडिया सेंसेशन थोड़ा सा बनता जा रहा है। मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि हम और मूव ऑन करें मुझे ज़रा वो भी सुना दें आप। Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato invasor, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via. Io mi sento di morire. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato invasor. क्या बात है नाजरीन, कसम ले ले मुझे इस गाने की समझ नहीं आई, लेकिन इतना खूबसूरत गाया है इन बच्चों ने कि इट्स सेल्फ बहुत रिफ्रेशिंग सा लगा। और मुझे लगता है ये ओरिजिनल से आई मस्ट से इट वुड बी वेरी 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 चार्मिंग और बहुत अच्छा आपने कहा। और बस एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पे कितना रिस्पांस अच्छा आपको मिल रहा है आपके सिख का? हमारा सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म फ़िलहाल फेसबुक है, वहाँ पे वी हैड आवर बिगेस्ट फॉलोइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टा पे उसके अलावा आवर चैनल इट हैज़ क्वाइट अ गुड फॉलोइंग एंड फिलहाल सबसे स्लो हमारा यूट्यूब चल रहा है बट इट्स गोइंग। लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाले जितने भी दिन हैं और जितने लोगों ने आज आपको यहाँ पे सुना, ये प्लेटफॉर्म तो क्या आपके लिए मज़ीद जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो खुलने वाले हैं, बिकॉज़ आप जैसे माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे पाकिस्तान का प्राइड हैं और आपको मज़ीद आगे जाना है और मेरी बेस्ट विशेस आप दोनों के साथ है। और मैं चाहूँगी कि ये सफ़र यहाँ ख़त्म ना हो, हम गाहे बगाहे आपको बुलाते रहें और आपसे इतने खूबसूरत तरीके से जो गाने हैं सुनते रहें। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएँ हम आपकी क्रिएशन लिखी हुई कोई ज़रूर सुने। तो नाज़रीन, ये है मैजिकल सिबलिंग्स और इनका मैजिक जो है वो आज हमने देखा और आई होप कि आप तक को भी ये मैजिक जो है इस पर असर हुआ होगा। आप इन्हें फॉलो कीजिए इनके सोशल मीडिया पेजेस पे और हमें ज़रूर बताइए कि मैजिकल सिबलिंग से मिलकर आपको कैसा लगा। हमारा फीडबैक के लिए व्हाट्सएप नंबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके सामने हैं। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा छुपा हुआ टैलेंट है जो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो डिस्कवर पाकिस्तान का ये प्लेटफॉर्म आपके सामने है। तो बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा, ज़रूर आगाह कीजिएगा। लेकिन मुझे आप दीजिए इजाज़त, कल हमें फिर मिलना है कुछ नए गेस्ट के साथ, नए चेहरों के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।